यानी कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं बॉडी के ऊपर जो लाई कर रहे होते हैं वो कंसेंट्रिक सर्कुलर मोशन करते हैं। कंसेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर सेम हो। कि अगर अपने पास कोई पॉइंट मास हो और वो एक्सिस से r डिस्टेंस की दूरी पर हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सर? m इंटू r का स्क्वायर। अपने पास एक रिंग है, इसका मास क्या है? m है और रेडियस क्या है इसका? r है। दिखाई पड़ रहा है? तो अपने को ये जो रिंग है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना। मास इसका भी m है, इसका भी मास m था, रेडियस r था। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक सेमी सर्कुलर डिस्क, इसका मास m है, रेडियस r है। आपसे पूछा जा रहा इस एक्सिस के बाद बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है पवन और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस रफ्तार सीरीज के एक और अमेजिंग से चैप्टर में, जो कि है रोटेशन मोशन। बच्चों, आज हम लोग रोटेशन मोशन का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं और इससे पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास अपना पूरा कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने सेंटर ऑफ मास नहीं पढ़ा है तो प्लीज जाइए पढ़िए, YouTube पर भी अवेलेबल है और ऐप पर भी अवेलेबल है। ठीक, तो जो आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं रोटेशनल मोशन, ये बहुत तबाही चैप्टर, बेटा बहुत ज्यादा तबाही चैप्टर है। ठीक है ना, ये जितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है उतने ही ज्यादा मुश्किल भी बन सकता है। मुश्किल है नहीं, मुश्किल बन सकता है अगर आप इसकी प्रैक्टिस सही से नहीं करेंगे। जब आपको पढ़ाया जाए आप इस पर सही से ध्यान नहीं देंगे और अगर आपके पुराने वाले चैप्टर्स के कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट भी स्ट्रांग नहीं है तो, ठीक है ना। तो इतनी चीज याद रखना, इस चैप्टर के अगर आपको अच्छे सवाल लगाने, देखो इजी सवाल तो लग ही जाएंगे, अच्छे सवाल लगाने हैं तो जो पुराने चैप्टर्स अपने पास, वर्क एनर्जी, पावर, फ्रिक्शन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, अपने पास सेंटर ऑफ मास हो गया, तो उसके आपको बेसिक्स तो कम से कम आने चाहिए। अगर वो ही नहीं आते तो फिर क्या ही फायदा बेटा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके किसी भी पुराने चैप्टर में यानी कि प्रीवियस चैप्टर में किसी में भी बेसिक्स अगर लैक करते हैं तो आप जल्दी से जाओ और उनको ब्रशअप कर लो एक बार। ठीक है, क्योंकि वो सारे चैप्टर्स का जो मेल जोल है वो आपको इस चैप्टर में मिलने वाला है। तभी बेटा इस चैप्टर को पूरी मैकेनिक्स का माई बाप कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि ऐसा समझ लो कि अभी तक आपने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं वो पढ़े ही इसलिए ताकि आप इस चैप्टर को कर सको। समझ लग रही बात? तो अपने को जब ये चैप्टर करना है तो पूरा फोकस मेंटेन करके रखना है, प्रैक्टिस प्रॉपर रखनी है, तभी आप इसमें बहुत बढ़िया कर पाओगे। और मैं गारंटी बताता हूं कि पेपर में सवाल इसका निकलेगा, उसी प्रेशर में, उसी पेपर के प्रेशर में बैठकर इसका सवाल निकलेगा। ठीक है ना, और इस चैप्टर का सवाल ही आपको जो बाकी जनता होती है, एक तो भाई 2-3 टाइप की जनता होती है ना, एक तो 600 से 650 वाले नंबर लाने वाले, एक 650 से 720 के बीच में नंबर लाने वाले। तो जितने भी 650 से लेकर 720 वाली जनता होती है वो इस चैप्टर का सवाल लगा के आती है वहां पर, और जो 600 से 650 वाले होते हैं या 600 से नीचे वाले, उनके शायद से ही इस चैप्टर का सवाल वहां पर बनता है, क्योंकि नाम से डर रहे होते हैं वो। समझ लग रही बात? तो आपको जो ध्यान में रखना है वो क्या ध्यान में रखना है कि जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ें तो बहुत तसल्ली से, बहुत कायदे से, बहुत अच्छे से पढ़ें। ठीक है ना, और प्रैक्टिस बखूबी करें। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का लेक्चर रोटेशन मोशन पर। तो देखो सबसे पहले क्या आता है अपने पास, आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चीज है वो किससे रिलेटेड है? वो रोटेटिंग बॉडी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? रोटेटिंग बॉडी से, यानी कोई भी बॉडी जो कि रोटेशनल मोशन कर रही है। अब सर रोटेशनल मोशन क्या होता है? क्या होता है सर रोटेशनल मोशन? देखो बेटा, अगर तो कोई भी बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है, अगर तो कोई भी बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल एक रॉड है अपने पास, मान लो एक रॉड है अपने पास, ठीक है, एक रॉड मान लेते हैं हम, ठीक है ना, इस टाइप से एक रॉड मान लेते हैं, ठीक है, एक ये रॉड है अपने पास। मैंने इस रॉड को क्या किया, इधर से हिंज कर दिया, इधर से, यानी कि कील ठोक दी यहां से। अब ये वाला जो एंड है इसका हिल नहीं सकता, ये फिक्स्ड है यहां पर, ठीक है ना। और ये जो रॉड है अपने पास, ये जो रॉड है वो इस एक्सिस के अबाउट, किस एक्सिस के अबाउट, ये जो पेन दिखाई पड़ रहा है आपको, पेन दिखाई पड़ रहा है मेरे हाथ में, इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है ओमेगा की एंगुलर स्पीड से। ये घूम रही है, ऐसे से घूम रही है, इस तरीके से। समझ लग रही बात?
इस तरीके से घूम रही है, ठीक है, घूम रही है यानी कि रोटेट कर रही है। तो अगर ये रॉड क्या कर रही है, अपने पास रोटेट कर रही है, तो मैं बोल सकता हूं कि इस रॉड पर लाई करने वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। चाहे एक पार्टिकल मैं ले लूं ए, चाहे एक पार्टिकल ले लूं मैं बी, ठीक है, अभी दो ही पार्टिकल ले रहा हूं। जितने भी पार्टिकल्स होंगे इस रॉड पर जो लाई कर रहे होंगे, वो सारे के सारे क्या कर रहे होंगे, सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे। ए वाला भी सर्कुलर मोशन कर रहा होगा इस तरीके से, बी वाला भी सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। समझ लग रही बात, इस तरीके से। तो अपने पास ए वाला पार्टिकल भी क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, बी वाला पार्टिकल भी क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। और अगर आप देखोगे तो ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब दोनों का सेंटर क्या है, सेम है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी बॉडी रोटेशनल मोशन करती है तो उस बॉडी के ऊपर लाई करने वाले जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सर्कुलर मोशन करते हैं। और वो जितने भी सर्कल होते हैं, चाहे ये वाला सर्कल हो गया, चाहे ये वाला सर्कल हो गया, ठीक है ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रिक। यानी कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं बॉडी के ऊपर जो लाई कर रहे होते हैं वो कंसेंट्रिक सर्कुलर मोशन करते हैं। कॉन्सेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर सेम हो, यानी जितने भी सर्कल होंगे उन सबका सेंटर क्या होगा, सेम। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात सर क्या, कि सर ए वाला पार्टिकल भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, बी वाला पार्टिकल भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो एक चीज बताओ, ये जो ए वाला पार्टिकल है और जो बी वाला पार्टिकल है, इसके सर्कुलर मोशन करने की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम है या डिफरेंट? ए वाला पार्टिकल भी सर्कुलर मोशन कर रहा है सर जी, बी वाला पार्टिकल भी सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ए और बी जो दोनों पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, क्या इन दोनों पार्टिकल्स की सर्कुलर मोशन करने की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम है या डिफरेंट है? बच्चों सेम है। कहोगे सर सेम कैसे सेम है सर, सर्कल तो अलग अलग बन रहे हैं। देखो बेटा, एंगुलर वेलोसिटी अगर आपको पता हो तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है अपने पास, डी थीटा बाय डी टी। कि भाई डी टी टाइम में जो थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा किया, वो मान लेते हैं ये रॉड थोड़ा सा क्या करती है, घूमती है। मान लो ऐसे चली जाती है, थोड़ी देर बाद ऐसे, इस तरीके से, ठीक है ना। और ये एंगल कितना है अपने पास, डी थीटा। ये एंगल कितना है, डी थीटा। बहुत छोटा सा एंगल है, आपको बस दिखाने के लिए बड़ा बना दिया है ताकि आपको दिखाई पड़े सही से। समझ लग रही है, डी थीटा। तो ये रॉड क्या किया, डी टाइम में कितना घूमी, डी थीटा। डी टाइम में कितना घूमी, डी थीटा। अब एक चीज बताओ, रॉड घूमी डी टाइम में कितना, डी थीटा। तो एक चीज बताना मुझे कि सर जब रॉड डी टाइम में डी थीटा घूमी, डी टाइम में डी थीटा घूमी, तो ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल जो पहले ए वाला पार्टिकल यहां पर था वो कहां पे पहुंच गया सर, यहां पर पहुंच गया, इस पॉइंट पर। जो बी वाला पार्टिकल यहां पर था वो कहां पर पहुंच गया सर, वो यहां पर पहुंच गया, ठीक है, यहां पर पहुंच गया, इस जगह पहुंच गया। भाई पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ठीक। तो एक चीज बताओ, ए वाले पार्टिकल और बी वाले पार्टिकल ने इस डी टाइम में कितना एंगल रोटेट किया, सेंटर के बाद कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ? ए वाले पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और बी वाले पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? वो भी डी थीटा ही है, वो भी डी थीटा ही है। कोई सोच रहा होगा सर नहीं सर डी थीटा कैसे, ये देखो ये छोटा सा लग रहा है हमको, ये बड़ा लग रहा है हमको। अबे पागलों, ये आर्क लेंथ है, ये एंगल नहीं है। एंगल तो इतना ही रोटेट किया डी थीटा, ठीक है ना। एंगल तो कितना रोटेट किया भाई, डी थीटा रोटेट किया ना। यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों की कितनी है, डी थीटा। ए वाले पार्टिकल की भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डी थीटा। बी वाले पार्टिकल की भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डी थीटा। बेटा ये जो चीज है, ये तो क्या है, आर्क लेंथ है बेटा, ये आर्क लेंथ है। ये ए वाला पार्टिकल यहां पे था, वो यहां से यहां गया, आर्क लेंथ है। बी वाला पार्टिकल यहां पे था, अब वो यहां पर पहुंच गया। भाई पहले रॉड यहां पर थी इस पोजीशन पर, अब रॉड इस पोजीशन पर चलेगी, तो पहले बी वाला पार्टिकल यहां पर था, अब यहां पर पहुंच गया। पहले ए वाला पार्टिकल यहां पर था, अब ए वाला पार्टिकल यहां पहुंच गया। समझ लग रही बात, ठीक है ना। तो ये तो चला है, वो ये आर्क लेंथ है ना कि एंगल। समझ लग रही बात। तो एंगल दोनों ने क्या किया, पार्टिकल ने क्या किया,
सेम रोटेट किया, सेम रोटेट किया भाई, डी थीटा तो एंगल रोटेट किया। तो अगर दोनों पार्टिकल्स ने डी थीटा एंगल रोटेट किया dt टाइम में, तो जो ए वाला पार्टिकल है और जो बी वाला पार्टिकल है, दोनों की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। दोनों की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। और वो वही होगी जो कि क्या है? रॉड की, क्योंकि रॉड भी तो क्या कर रही है? dt टाइम में डी थीटा का एंगल रोटेट कर रही है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर अपने पास कोई भी एक बॉडी रोटेट कर रही है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। ठीक है ना? तो अगर मैं बोल रहा हूं कि एक कोई बॉडी है जो कि रोटेट कर रही है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसके ऊपर जितने भी पार्टिकल्स लाई कर रहे हैं जो कि सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल में, उन सबकी एंगुलर स्पीड क्या होगी? ओमेगा होगी। सबकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी? सेम होगी। सबकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी आई? डी थीटा ही आई। ए वाले की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी डी थीटा, बी वाले की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी डी थीटा, यानी सबकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, सबकी एंगुलर वेलोसिटी भी सेम है। तो इसका मतलब सबकी एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम होगी। बिल्कुल बेटा, अगर इस रॉड के पास एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होती तो हर पार्टिकल की एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होती? सेम होती। तो यह चीज दिमाग में बसा लो, बहुत ज्यादा सुपर डुपर इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि अगर तो अपने पास कोई भी बॉडी रोटेट कर रही है तो उसके ऊपर जितने भी पार्टिकल्स लाई करेंगे वो सारे के सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल में मूव करेंगे। ठीक है, दूसरा, उन सारे पार्टिकल्स के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, तीनों की तीनों चीजें क्या होंगी? सेम होंगी। ठीक है ना? यानी कि जितने भी एंगुलर वेरिएबल्स होंगे हर पार्टिकल के लिए सेम होंगे। एंगुलर वेरिएबल्स क्या होते हैं? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है ना? इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना? तो लिख लेना कि एंगुलर वेरिएबल्स जैसे कि थीटा ओमेगा अल्फा, थीटा ओमेगा अल्फा फॉर अ रोटेटिंग बॉडी, फॉर अ रोटेटिंग बॉडी। ठीक है ना? ऐसे लिखो, फॉर एवरी पॉइंट एंगुलर वेरिएबल्स थीटा ओमेगा अल्फा फॉर एवरी पॉइंट, जो मर्जी पॉइंट हो इस रोटेटिंग बॉडी के ऊपर, जैसे मैंने ए और बी लिया है, फॉर एवरी पॉइंट ऑन अ रोटेटिंग बॉडी विल बी सेम। हर पॉइंट के लिए सेम होगा, यानी कि कोई भी अगर बॉडी रोटेट कर रही है उसके ऊपर अगर आप कोई भी पॉइंट ले लेते हो, उन सारे पॉइंट्स का अपने पास थीटा ओमेगा अल्फा क्या होगा? सेम। तो सर जी सर डिफरेंट क्या होगा? क्या डिफरेंट होगा? बेटा लीनियर वेरिएबल्स, लीनियर वेलोसिटी बेटा। ठीक है ना? जैसे कि मैं आपसे बात करूं सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को एक चीज बताओ कि कलर कौन सा ले पहले। सर जी कलर हम लोग ले लेते हैं इस बार लाल कलर। लाल कलर नहीं, सफेद, सफेद ले लेते हैं। इसका रेडियस क्या है? कुछ आर मान लेते हैं। ठीक है, इसका रेडियस कुछ आर मान लेते हैं और इस वाले का रेडियस कुछ 2r मान लेते हैं। ठीक है, ए वाले का जो रेडियस है सर्कल का r है और बी वाले पॉइंट का जो सर्कल का रेडियस है वो 2r है। आपको देख के पता चल रहा है कि भैया बी वाले का रेडियस ज्यादा है, ए वाले का रेडियस कम है। और आपने जब सर्कुलर मोशन पढ़ा था तो एक फॉर्मूला और पढ़ा था, v इक्वल्स टू ओमेगा आर। ठीक है, v इक्वल्स टू ओमेगा आर। तो भैया जो va वाला है पार्टिकल, उसकी जो लीनियर स्पीड होगी va, ठीक है ना, इज इक्वल टू ओमेगा a इंटू आर ए। सिमिलरली vb क्या होगी? ओमेगा b इंटू आर बी। अब एक चीज बताओ, हमको इतना तो पता चल गया कि भैया दोनों की एंगुलर स्पीड तो सेम है, यानी कि ओमेगा ओमेगा तो सेम है। तो जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसकी लीनियर स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। इसीलिए अगर तो अपने पास क्या है, पार्टिकल्स किसी रोटेटिंग बॉडी पर लाई कर रहे हैं तो उनकी एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड सेम रहती है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी या लीनियर स्पीड डिफरेंट हो सकती है। क्यों? क्योंकि उनका रेडियस डिफरेंट हो सकता है सर्कुलर मोशन का। ठीक है ना? तो जो ए वाला पॉइंट है उसका रेडियस सिंपल आर है
जो बी वाला पॉइंट है उसका रेडियस क्या है, 2r है। तो ऑब्वियस ही बात है, ओमेगा ए और ओमेगा बी तो क्या है, ओमेगा ही है, और आर ए कितना है, आर के बराबर है, ठीक है ना। ओमेगा बी भी क्या है, ओमेगा है, लेकिन आर भी कितना है, 2r है। तो हम लोग देख के बता सकते हैं कि जो बी वाला है पार्टिकल, जो बी वाला पार्टिकल है, उसकी जो यहां पर लीनियर स्पीड होगी वीबी, ठीक है ना, वो क्या होगी, ए वाले पार्टिकल की लीनियर स्पीड से, ए वाले पार्टिकल की लीनियर स्पीड कुछ ये होगी, ठीक है ना। वी ए क्या होगी अपने पास, वी ए होगी सर, इसकी क्या होगी, वी बी होगी। तो मैं बोल सकता हूं कि भैया जो वी बी होगी वो एक तरह से डबल होगी किससे, वी ए से। वी ए कितना आया, ओमेगा आर आया, वी बी कितना आया, ओमेगा इंटू 2r आया, डबल है ना भाई, ठीक है। तो अपने को ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है, ठीक है ना, कि भैया अगर तो कोई भी पार्टिकल अगर अपने पास क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो रिलेशन क्या होता है अपने पास लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में, v इक्वल्स टू ओमेगा आर, ठीक है ना। और अगर कोई बॉडी अपने पास रोटेट कर रही है तो उसके ऊपर लाई करने वाले जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनका ओमेगा क्या होगा, सेम होगा, लेकिन उनका लीनियर वेलोसिटी या बोलो लीनियर स्पीड क्या हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि उनके रेडियस डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। आप देख के बता सकते हो किसका क्या ज्यादा होगा। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, समझ लग रही है बात, आपको समझ आया कि किसको हम लोग रोटेशन मोशन कहेंगे और रोटेशन मोशन में क्या क्या डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, क्या क्या चीजें सेम रहती हैं। एंगुलर वेरिएबल्स हमेशा सेम रहेंगे हर पार्टिकल के लिए किसी भी रोटेटिंग बॉडी पर, लेकिन लीनियर वेरिएबल्स जैसे कि अपने पास लीनियर वेलोसिटी हो गई, ठीक है ना, लीनियर वेलोसिटी हो गई और एक्सेलरेशन होगी, लीनियर एक्सेलरेशन हो गई, ये सब चीजें डिफरेंट हो सकती हैं क्योंकि रेडियस डिफरेंट डिफरेंट होंगे जो कि पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे। इतनी चीज क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग किसके ऊपर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बातें हम लोग रोटेटिंग बॉडीज के केस में करते हैं, ठीक है। तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली है क्या और क्या बताता है अपन को, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ कुछ अगर आप रिलेट करना चाहो तो एकदम मास जैसा ही है, ठीक है। जैसे अपने पास जब हम लोग ट्रांसलेशन मोशन करते थे, जैसे अपने पास समझो एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर एक डब्बा रखा हुआ है, ठीक है ना, एम मास का। तो आपसे बोला जाए कि सर एक मेरे पास एम मास का डब्बा रखा हुआ सरफेस के ऊपर, आपको इसको धक्का मारना है, तो आप बताओ हल्के मास वाले डब्बे को धक्का मारना ज्यादा आसान है कि भारी मास वाले को? ऑब्वियस सी बात है सर, हल्के वाले को। जो डब्बा हल्का होगा उसको धक्का मारना, उसको चलाना आसान है एज कंपेयर टू भारी वाले को। सिमिलरली अपने पास क्या आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन में। जैसे अपने पास ट्रांसलेशन में मास से हमको यह पता चलता है कि किसी बॉडी को चलाना कितना आसान है कितना मुश्किल है। जैसे किसी बॉडी का मास बहुत ज्यादा है तो फील आती ना, अरे यार साला ये नहीं, इसको नहीं धक्का दिया जाएगा, चलाना मुश्किल है, ठीक है ना। वैसे ही अगर अपने पास कोई बॉडी रोटेट कर रही है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो ऐसा लगता है अरे यार इसको घुमाना कितना मुश्किल होगा, ठीक है ना, वही चीज है। तो जैसे अपने पास ट्रांसलेशन मोशन में मास हुआ करता था, उसी तरह रोटेशन मोशन में अपने पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बुक्स में एक वर्ड लिखा होता है एनालॉगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तरह से मास की एनालॉगी का मतलब हूबहू या मिलता जुलता, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि जैसे हम लोगों को ट्रांसलेशन मोशन में मास बताता है कि भैया किसी बॉडी को चलाना है कितना आसान या कितना मुश्किल है, भारी होगी बॉडी तो चलाना थोड़ा मुश्किल है, हल्की होगी आसान है। सिमिलरली अगर किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो उसे घुमाना मुश्किल है, रोटेट करवाना मुश्किल है, अगर कम है तो रोटेट करवाना आसान है। इस टाइप से बताता है, ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, ये चीज समझ लगी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को थोड़ा बहुत तो आया होगा कि फील की मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या चीज बेसिकली, ठीक। अब देखो अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के घर पे क्या होता है, एक सिलेंडर वाला भैया आता होगा, एलपीजी गैस वाला सिलेंडर वाला भैया आता होगा, ठीक है ना, ठीक है।
एक एलपीजी गैस वाला भैया आता होगा। अभी तो वैसे तो लोगों के घरों पे वैसे ही आ गई है, पाइपलाइन आ गई है, लेकिन अभी भी कई लोगों के घर पे सिलेंडर वाला भैया आता होगा। ठीक है? तो भैया जो सिलेंडर वाला भैया है, ठीक है, जो सिलेंडर वाला भैया है, आप लोगों ने देखा होगा सिलेंडर वाला भैया जब भी सिलेंडर लेके आता होगा तो वो किस तरीके से लेके आता है, ठीक है ना, वो ऐसे घुमाता हुआ लेके आता है उसको, ऐसे जो सिलेंडर अपना, ठीक है ना, उसको ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ये जैसे समझो अपने पास क्या है, सिलेंडर समझो, ठीक है ना, इसको सिलेंडर समझो। तो ये सिलेंडर है अपने पास, तो जब भी सिलेंडर वाला भैया होता है वो सिलेंडर को ऐसे ऐसे घुमाता हुआ लेके आ रहा होता होगा, ऐसे ऊपर से पकड़ के, यहां से इस जगह से पकड़ के, इधर से पकड़ के ऐसे घुमाता हुआ लेके आता होगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, इतनी चीज क्लियर है। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे यहाँ पे जो सिलेंडर वाला भैया वो रजनीकांत टाइप का भैया है कि ऐसे सिलेंडर को ऐसे रोटेट कर दो, ऐसे 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 करके लेके आ रहा हूं, ऐसा तो आता नहीं होगा तुम्हारे यहाँ कोई सिलेंडर वाला भैया, ठीक है ना, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। अब ऐसा क्यों नहीं करता सिलेंडर वाला भैया, ऐसे क्यों घुमा के लेके आ रहा होता है, ऐसे क्यों नहीं घुमाता, ठीक है ना, ऐसे क्यों नहीं घुमाता भाई, क्यों, क्योंकि बेटा जब वो इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा होता है ना, ठीक है, जब वो इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा होता है ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे पकड़ पकड़ के, ठीक है ना, जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग नहीं होता ऐसे वाला, ये समझो गाड़ी का स्टीयरिंग है, जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग नहीं घुमाते ऐसे ऐसे करके, तो ऐसे ऐसे करके जब घुमा रहा होता है तो ऐसे लेके आता है हमेशा, जल्दी ऐसे घुमा घुमा के, ठीक है, ऐसे ही क्यों लेके आता है, ऐसे पलट पलट के ऐसे करके ऐसे ऐसे पूरा लेके क्यों नहीं आता, ठीक है, रीजन क्या है कि जब वो इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा है, यानी कि ऐसे ऐसे करके लेके आ, ठीक है ना, तो हो क्या रहा है, उसे घुमाना आसान पड़ रहा है, लेकिन यही चीज अगर वो इस एक्सिस के अबाउट घुमाए, ये वाली एक्सिस, ये, ठीक है ना, समझ पा रहे हो कौन सी एक्सिस, ये पेन वाली एक्सिस, यानी कि ऐसे घुमाए इस तरीके से सिलेंडर को, ऐसे इस एक्सिस का ऐसे घूमेगा इस तरीके से, तो जान निकल जाएगी बेटा, उसकी जान निकल जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट इसको घुमाना क्या पड़ता है, बहुत ज्यादा मुश्किल। अब मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे ट्रांसलेशन में हमको मास बताता है कि किसी बॉडी को धक्का मारना कितना आसान या मुश्किल है, वैसे रोटेशन में हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है कि किसी बॉडी को घुमाना कितना आसान है कितना मुश्किल है। तो खुद बता दो फील से कि सर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा कि इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, ये पेन वाली, ऑब्वियस सी बात है सर, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, तभी मुश्किल आती है ऐसे घुमाने में, और ऐसे ऐसे घुमाने में आसान होता है, ऐसे ऐसे घुमाने में आसान होता है, तो कुछ कुछ फील आ रही है। तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी रोटेटिंग बॉडी का एक्सिस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस एक्सिस के अबाउट किसी बॉडी को घुमा रहे हो, यानी कि एक ही बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग हो सकता है, अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग हो सकता है। जैसे ये जो सिलेंडर था इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट अलग है, कम है, और इस वाली एक्सिस के जो कि इसके पेट से जा रही है, यानी कि ये जो पेन है, ठीक है ना, इस एक्सिस के अबाउट ज्यादा है, तो इसलिए ऐसे घुमाना मुश्किल है और इस एक्सिस के अबाउट घुमाना आसान है। समझ लग रही है बात, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, फील कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज तो थी क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। अब थोड़ा सा देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, एक बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो क्या करता है, अपोज करता है एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म रोटेशन मोशन, ठीक है ना। बिल्कुल वही जो इनर्शिया की कहानी थी, इनर्शिया भी क्या होता था अपने पास, ये भी प्रॉपर्टी होती थी बॉडी की जो कि अपनी स्टेट में कोई भी चेंज करने पर रेजिस्ट करती थी, ठीक है ना। सिमिलरली अपने पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी क्या है, एक तरह से प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की जो कि अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म रोटेशन मोशन में अगर आप चेंज करोगे तो उसको क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी, ठीक है ना। ये तो बुक वाली डेफिनेशन है, ठीक है ना, लेकिन आपको तो समझ आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली है क्या, ठीक है ना।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फील आ रही है? फील तो आ रही होगी ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या बेसिकली? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको एक तरह से बताता है कि किसी भी चीज को घुमाना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, ठीक है ना। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा, जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा, ठीक है ना, उसके अबाउट घुमाना बहुत मुश्किल पड़ सकता है, और जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, जिस एक्सिस के अबाउट, उसके एक्सिस के अबाउट घुमाना आसान। सिंपल, इतनी चीज क्लियर है, ठीक। अब देखो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसको डिनोट किससे करते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो सिंबल है वो है अपने पास आई, ठीक है ना। आई से हम लोग डिनोट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये कैसी क्वांटिटी सर जी? ये एक स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी है अपने पास। यूनिट क्या होती है सर? यूनिट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या होती है सर? इसकी जो यूनिट होती है अपने पास, ये होती है केजी मीटर स्क्वायर। क्या होती है इसकी यूनिट? केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट होती है इसकी केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर बात करी जाए डायमेंशन की, तो सर डायमेंशन क्या होंगी इसकी? डायमेंशन क्या होंगी इसकी? इसकी जो डायमेंशन होती है, ये होती है अपने पास ml2 t की पावर, मतलब ml2 t की पावर 0। समझ लग रही है बात? तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला समझ आ रहा है, ठीक है। तो बेटा इसकी जो डायमेंशन होंगी वो क्या होंगी? m की 1, l की 2 और t की 0, ये होंगी डायमेंशंस, ठीक है ना। और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा अपने पास? ml2 t 0। इतनी चीज क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब हम लोगों को इतनी चीजें समझ आ गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में थोड़ा बहुत समझ आया। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते कैसे, ये बात करते हैं। तो अपने को एक चीज तो समझ आएगी सर, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो तो निकलता तो किसी एक्सिस के अबाउट ही है। हमेशा रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अबाउट एन एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अबाउट एन एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अबाउट एन एक्सिस। आप किसी एक एक्सिस के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करते हो, ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो समझो अपने पास ये कोई एक्सिस है, ठीक है ना, ये कोई एक्सिस है, और एक अपने पास पॉइंट मास है m, ठीक है, जो कि इस एक्सिस से कितनी दूरी पर है? r की दूरी पर। और r अपने पास कैसा डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। अपने पास ये एक एक्सिस है, इस एक्सिस से ये m मास r के परपेंडिकुलर दूरी पर है। तो पूछा जाए कि ये जो मास m है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा? तो भाई इस मास m का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट, वो होगा अपने पास I बराबर मास इंटू आर का स्क्वायर। सिंपल, मास इंटू आर का स्क्वायर। तो अगर मेरे पास कोई भी पॉइंट मास है जो कि एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट होगा, वो क्या होगा? मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। सिंपल, इतनी चीज क्लियर है कि? तो सर क्या एक ही मास ले सकते हैं क्या? और भी ले सकते हो भाई, अपनी श्रद्धा है, जितनी मर्जी ले लो। समझो ये एक्सिस है, एक मास मैंने इधर ले लिया m1 मास, एक मास मैंने इधर ले लिया समझो m2 मास, एक मास मैंने ले लिया m3 मास। तो मेरे पास सिस्टम में कितने मास हैं सर? एक मास नहीं है, 3 मास है, r2 r3, ठीक है ना। मेरे को इस एक्सिस के अबाउट क्या करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मैंने क्या बताया आपको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं आपसे पूछूं सिर्फ m1 मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है इस एक्सिस के अबाउट, तो वह है m1 इंटू r1 का स्क्वायर। पूछूं सिर्फ m2 मास का क्या है, तो m2 इंटू r2 का स्क्वायर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मास इधर है कि इधर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया इस एक्सिस के अबाउट? m1 r1 का स्क्वायर। इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया? m2 r2 का स्क्वायर। इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? m3 r3 का स्क्वायर। लेकिन अगर मैं सबको इंडिविजुअली ना देख के पूरे को एक सिस्टम कंसीडर कर लूं, तो बताओ तीनों मासेस का नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या होगा? अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है,
तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा m1r1 का स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर प्लस m3r3 का स्क्वायर, यानी सिंपली ऐड हो जाएगा अपने पास, ठीक है ना। सिंपली क्या हो जाएगा अपने पास, ऐड, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आप क्या कर सकते हो, सारे पार्टिकल्स के इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इस एक्सिस के अबाउट निकालो, ठीक है ना, और उठा के क्या कर दो, ऐड कर दो, तो पूरे सिस्टम का नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकल आएगा। पूरे सिस्टम का नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकल आएगा। तो कभी भी अगर पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी एक्सिस के अबाउट, तो आप क्या करो, इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो उस एक्सिस के अबाउट, और सबको उठा के क्या कर दो, सिंपल जोड़ दो। इतनी चीज क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या आता है अपने पास, अगर तो क्या है अपने पास, देखो भाई, अगर अपने पास क्या हो, कभी ऐसा दे दे कि एक एक्सिस है और कोई मास है अपने पास m मास, और आप लोगों को वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना दे, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना दे, कोई ये डिस्टेंस दे दे, ये r डिस्टेंस है किसी एंगल थीटा पर। अब आपसे कहे कि बताओ इस m मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ इस एक्सिस के अबाउट, बताओ I कितना होगा, इस m मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा। तो कोई बच्चा अगर ऐसे लिखेगा सर I इक्वल्स टू mr², तो ये गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हो किसी भी मास का, तो आप उस मास का जो डिस्टेंस लोगे किससे, एक्सिस से, वो आप हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे। कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा ही नहीं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा सर जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, यानी कि r sin थीटा, क्या होगा, r sin थीटा होगा ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा mr sin थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि I इक्वल्स टू mr² sin² थीटा। इतनी चीज क्लियर है, ठीक है ना। तो दिस इज द राइट आंसर, ये अपने पास राइट और करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। इतनी चीज समझ लगी, क्लियर है। तो कुछ जल्दी से क्वेश्चन देख लो भाई, जैसे 3 particles each of mass m are situated at the vertices of an equilateral triangle ABC of side L. The moment of inertia of the system about a line AX इस लाइन के अबाउट पूछा हुआ है, perpendicular to AB and in the plane of ABC will be। क्या बोला गया अपने पास 3 पॉइंट मासेस है, ठीक है ना। कितने पॉइंट मासेस अपने पास, 3। एक A पॉइंट है, एक B पॉइंट है, एक C पॉइंट है, ठीक है ना। 3 पॉइंट मासेस अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस पर रखे हुए हैं। आपसे पूछा गया है कि ये जो एक्सिस है अपने पास, ये वाली एक्सिस AX, इस एक्सिस के अबाउट तीनों पॉइंट मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो आप क्या करो, सबके इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो, तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सिंपली ऐड कर देना, ठीक है ना। तो सबसे पहले ए वाले पार्टिकल का, जो ए वाला पार्टिकल है बेटा, ए वाला पार्टिकल तो इसी एक्सिस पे लाई कर रहा है, ए वाला पार्टिकल तो उसी एक्सिस पे लाई कर रहा है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, m × r का स्क्वायर, डिस्टेंस तो है ही नहीं उसका कुछ। ए वाला पार्टिकल तो उसी एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 हो जाएगा ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, किसी पॉइंट मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अपने पास, वो क्या होता है अपने पास, m × r का स्क्वायर। अब r ही नहीं है, ये वाला पॉइंट, ए वाला पॉइंट तो इसी एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट ए क्या हो जाएगा अपने पास, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल बी, जो बी वाला पार्टिकल है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा भाई, कितनी दूरी पर है, परपेंडिकुलर दूरी पर, एल की दूरी पर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल बी क्या हो जाएगा अपने पास, अबाउट दिस एक्सिस, ये हो जाएगा मास m है, डिस्टेंस कितना है इस एक्सिस से, l, तो ml का स्क्वायर। सी वाले का अब सी वाले का सर ये l डिस्टेंस लेंगे क्या हम, ये l डिस्टेंस लेंगे क्या एक्सिस से सी वाले के लिए, जब सी वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, नहीं, हमें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है mr के स्क्वायर में। तो भाई ये डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस कितना होगा सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये L है, तो ये कितना होगा, L cos 60 डिग्री, यानी कि L/2 ही होगा ना,
भैया अगर ये L है तो ये L cos 60 डिग्री होगा, यानी कि L/2। तो ये भी कितना होगा अपने पास, L/2। यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, L/2, यानी कि L/2 का होल स्क्वायर, यानी कि mL²/4। तो बताओ पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, आई नेट। सिंपली क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 0 + mL² + mL²/4, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास 5 mL²/4। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, 5 mL²/4। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। ए वाले पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, बी वाले पॉइंट का m × L का स्क्वायर, सी वाले पॉइंट का भाई कितनी दूरी पर है, L/2 की दूरी पर है, तो m × L/2 का स्क्वायर यानी mL²/4। ऐड कर दिया तो अपने पास आंसर कितना आ गया, 5 mL²/4। यानी कौन सा ऑप्शन, बी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर कनेक्टेड बाय अ रिजिड मासलेस रॉड। एक अपने पास रिजिड मासलेस रॉड है, ठीक है, मासलेस रॉड है, दो पार्टिकल्स कनेक्टेड है, ठीक है ना। एक को ये मान लेते हैं m1 और दूसरा क्या है अपने पास m2। ये जो रॉड है ये मासलेस है, रॉड में मास नहीं है, ठीक है। ऑफ लेंथ r, रॉड की लेंथ r है, टू कॉन्स्टिट्यूट अ डंबल, एक डंबल बना रहा है, डंबल नहीं बॉडी बनाते हैं, ठीक है ना, जिम में जाके, ठीक है। तो ये एक डंबल है जिसमें जो रॉड लगी हुई बीच की वो मासलेस है, इधर m1 मास है, इधर m2 मास है, और जो रॉड की जो लेंथ है वो क्या है अपने पास r है, ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डंबल अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मासेस, ठीक है ना। आपसे पूछा गया है कि भैया उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, ठीक है ना, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ठीक है। तो समझो इसका और इसका सेंटर ऑफ मास का यहां पे लाई कर रहा है, मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे लाई कर रहा है। तो एक तरह से इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछा जा रहा है कितना होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास से इस मास की दूरी क्या है, r1 है, और इस मास की दूरी क्या है, r2 है। तो आप लोगों ने सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में करा होगा कि सर सेंटर ऑफ मास से m1 मास की जो दूरी होती है वो होती है r1, और वो क्या होती है, वो होती है m2r अपॉन m1 + m2। कराया होगा सर ने, ठीक है ना, स्टार्टिंग में सेंटर ऑफ मास के पहले लेक्चर में। भैया सेंटर ऑफ मास की दूरी m1 मास से कितनी होती है, अगर टू पार्टिकल सिस्टम अपने पास, तो सेंटर ऑफ मास की दूरी m1 मास से कितनी होती है, वो है r1, और वो क्या होती है m2 इंटू टोटल डिस्टेंस r। टोटल डिस्टेंस कितना है, r है अपने पास, अपॉन m1 + m2। और r2 क्या हो जाएगी, यानी कि m2 मास की सेंटर ऑफ मास से दूरी r2, वो कितना हो जाएगी m1 इंटू टोटल डिस्टेंस r है अपने पास, अपॉन m1 + m2। ये हो जाएगा अपने पास। तो हमारे पास डिस्टेंस तो पता है, हमको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। तो इस एक्सिस के अबाउट पहले इस मास का निकाल दो, फिर इस मास का निकाल दो, दोनों को ऐड कर दो। तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, इस मास का कितना आ जाएगा, m1 इंटू r1 का स्क्वायर, भाई m1 और r1 की दूरी है, प्लस इस मास का कितना हो जाएगा, m2 इंटू r2 का स्क्वायर, m2 इंटू r2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो भाई m1 r1 तो ये है, यानी कि m2 r अपॉन m1 + m2 का होल स्क्वायर, प्लस m2 r2 क्या है, ये है अपने पास m1 r अपॉन m1 + m2 का होल स्क्वायर। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। अब देखो जब स्क्वायर करोगे तो m2 का स्क्वायर r का स्क्वायर, m1 का स्क्वायर r का स्क्वायर, इसमें क्या आएगा m1 m2 स्क्वायर r का स्क्वायर, यहां पर क्या आएगा m2 m1 स्क्वायर r का स्क्वायर। अगर मैं क्या कर लूं, अगर मैं क्या करूं, देखना बेटा ध्यान से, अगर मैं क्या करता हूं m1 m2 और r स्क्वायर कॉमन निकाल लूं, तो देखो क्या मिलेगा, इसमें m2 दो बार था, इसमें m2 दो बार था, तो एक m2 रह जाएगा, ठीक है ना। और m1 प्लस, देखो, और m1 + m2 का स्क्वायर भी कॉमन निकाल लेता हूं, ठीक है ना। तो इसमें m2 कितनी बार था, दो बार था, तो एक m2 रह गया, ठीक है ना, प्लस इसमें से m2 m1 और r का स्क्वायर कॉमन निकालोगे, तो
यहां पर m1 दो बार था तो एक m1 रह गया, ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो आप m1 प्लस m2 में से एक ये काटोगे तो आंसर कितना आ गया अपने पास, m1 m2 आर स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। बेटा ये क्वेश्चन आपके नीट में आ चुका है, ये आपका नीट का क्वेश्चन है, ये आपके नीट का क्वेश्चन है। मेरे को ईयर याद नहीं है कौन से ईयर में आया था, ये सवाल आपका आ चुका है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपने पास, m1 m2 आर स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। यानी कि अगर अपने पास दो मासेस, एक m1 मास एक m2 मास है, और अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उस एक्सिस के अबाउट जो कि इनके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, टू द रॉड, टू द प्लेन, तो वो हो जाएगा अपने पास m1 m2 आर स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों? अब देखो, तो यहां पर हम लोगों ने बात करी किसकी, पॉइंट मास की, कि अगर अपने पास कोई पॉइंट मास हो और वो एक्सिस से r डिस्टेंस की दूरी पर हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सर, m इंटू आर का स्क्वायर। r क्या है अपने पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं लिया जाता तो हम लोग एंगल वेंगल देख के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है ना। और स्केलर क्वांटिटी है तो अगर बहुत सारे मासेस हैं तो सम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उठा के ऐड कर दो, ठीक है ना, यही करते हैं। अब देखो अपन से पूछा जा रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, जैसे कि अपने पास रॉड हो गई, ठीक है ना, जैसे अपने पास एक रॉड है उसमें मास कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिंग हो गई, डिस्क हो गई, स्फीयर हो गया, ठीक है ना। अब इन सब के बारे में चर्चा कर रही है। तो देखो भाई कैसे करेंगे, समझो अपने पास एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है अपने पास, एक रॉड है ये मान लो, ठीक है, ये अपने पास एक रॉड है। हमको इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? किस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया? हम लोग मान लेते हैं हम लोग इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं इस एक्सिस के अबाउट जो कि इसके इस एंड से पास हो रही है। समझना मेरी बात को बेटा, इस एंड से, ठीक है ना, इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है। अब समझ लग रही बात, इसी एक्सिस से बेटा इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो तो यहां पर है, ठीक है ना, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो अलग होगा। मैंने बताया ना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के अबाउट क्या होता है, अलग अलग होता है। तो अभी मैं किसके अबाउट फाइंड कर रहा हूं, मैं इसके अबाउट फाइंड कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट फाइंड नहीं कर रहा। ये आपके लिए होमवर्क होगा, आप घर से करके लेके आना कि सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट क्या आएगा, ठीक है। तो अभी मैं यहां से सिखा रहा हूं कि यहां से कैसे करना। अपने को ये कि ये रॉड है, मास इसका क्या है, m है, लेंथ क्या है, l है। अपने को इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है इस एक्सिस के अबाउट जो कि इसके एंड से पास हो रही है, ठीक है ना, ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो कैसे करेंगे सर? अभी हमने सीखा कि अगर अपने पास कोई भी पॉइंट मास होता है जो कि r डिस्टेंस पर हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एक्सिस के अबाउट होता है सिंपल पॉइंट मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप ये समझ सकते हो कि ये जो अपने पास रॉड है, ये जो अपने पास रॉड है ये बहुत छोटे 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 पॉइंट मास से मिलकर बनी है, ठीक है ना, यहां से लेकर यहां तक बहुत छोटे 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 पॉइंट मास से मिलकर बनी है, बोल सकता हूं मैं, ठीक है। तो मान लो मैं अगर x पर जाकर एक dx x पर जाकर एक dx थिकनेस का एक बहुत छोटा सा मास काटू dm, तो उसको मैं पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकता हूं भाई, बिल्कुल ट्रीट कर सकता हूं। मैं बोल सकता हूं ना कि ये जो पूरी रॉड है m मास की छोटे 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 dm से बनी हुई है। तो मैंने क्या किया, x पर जाकर एक dx थिकनेस क्या, बहुत छोटी थिकनेस में मास भी क्या होगा, बहुत छोटा, तो इसको मैं पॉइंट मास कंसीडर कर सकता हूं, ये पिटंकी से मास को कर सकता हूं नहीं कर सकता, कर सकता हूं बिल्कुल। अब बताओ इस छोटे से पिटंके मास डीएम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस एक्सिस के अबाउट? सर ये होगा डीएम इसका मास मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है इसका एक्सिस से, x है, तो सर x का स्क्वायर, यही तो होगा। तो इस पिटंके से मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया इस एक्सिस के अबाउट क्या आया, डीएम इंटू एक्स का। अब ये जो रॉड ऐसे पिटंके पिटंके छोटे छोटे मासेस से मिलकर बनी होगी
तो ऐसे सारे छोटे छोटे पिटंके पिटंके मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको क्या करना है, निकालना है और उन सबको ऐड करना है। लेकिन ये कैसा सिस्टम अपने पास, कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। अब सिंपल उठा उठा के तो ऐड प्लस तो नहीं कर सकते, तो यहां पे क्या करना पड़ता है अपने को, इंटीग्रेट। क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट। तो मैंने क्या किया, एक छोटे से पिटंके का निकाल लिया dm इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और उठा के क्या कर दिया, इंटीग्रेट। तो ये किसका आ जाएगा अपने पास, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ लग रही बात, यानी कि पूरी की पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के, इतनी चीज क्लियर है कि मैंने क्या किया, ये छोटे से पिटंके के मास का छोटा सा जो मास है dm, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, इस एक्सिस का क्या है, dm इंटू एक्स स्क्वायर। मैंने क्या मान लिया, अब ये जो रॉड ऐसे छोटे छोटे मासे से मिलकर बनी होगी, तो उन सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ता, फिर ऐड करना पड़ता प्लस 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 करके, ठीक है ना। लेकिन जब कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, प्लस प्लस करने की जगह इंटीग्रेट करते हैं। तो मैंने क्या किया, dm इंटू एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट मार दिया। कहां से कहां तक करना है भाई, रॉड कहां से कहां तक है सर जी, रॉड यहां से लेकर यहां तक है, 0 टू L, 0 टू L, 0 टू L, यहां से यहां तक जा रहे हैं ना, 0 टू L, ठीक है ना, ये L है ना अपने पास, L लेंथ की रॉड है, तो 0 टू L। अब क्या करना है सर, अब बस वैल्यूज पुट करनी है, आंसर निकालना है। तो देखो dm क्या है अपने पास, देखो भाई कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर L लेंथ का मास m है तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा भाई, m बाई L, ठीक है ना। तो भैया dx लेंथ का मास क्या होगा, L लेंथ का मास m है, यूनिट लेंथ का वन का मास क्या है, m बाई L, तो dx का कितना होगा सर, m बाई L इंटू dx। अब भैया dx लेंथ का जो मास आ रहा है वो m बाई L इंटू dx है, भैया यही तो dm है भाई, dx लेंथ का मास क्या है, dm है, और हमने निकाल के देखा dx लेंथ का मास क्या आ रहा है, m बाई L इंटू dx, बेटा यही तो dm हुआ, यही तो क्या हुआ अपना, dm हुआ। तो dm की वैल्यू पुट कर दो बस, m बाई L इंटू dx इंटू एक्स का स्क्वायर, इतनी चीज क्लियर है, 0 टू L, ठीक है। अब देखो भाई, तो I कितना आ जाएगा अपने पास भाई, कैपिटल M और L कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएंगे, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर dx, 0 टू L, ठीक है। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी अपने पास, बेटा एक्स स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन आएगी वो आएगी m बाई L, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, 0 टू L पुट करोगे तो m बाई L, L क्यूब बाई 3, एक L से L कटेगा तो आंसर कितना आ जाएगा, m L स्क्वायर बाई 3। दिस इज द आंसर। याद भी होना चाहिए, याद कर लो, याद कर लो भाई, कि भैया अगर अपने पास कोई भी एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m है, लेंथ L है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का उसके किसी एंड के अबाउट, यानी कि कोई जो एक्सिस है जो कि उसके एंड से पास कर रही है, एंड से पास कर रही है, उसके अबाउट जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है क्या, उसका m L स्क्वायर बाय 3। याद होना चाहिए एकदम, ठीक है ना, सीधा सीधा यूज होता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, m L स्क्वायर बाय 3। इतनी चीज क्लियर है, ठीक है, ये चीज अपने को पता होनी चाहिए। अब देखो अगर मैं क्या करता, मैं आपसे पूछूं, चलो मैं ही निकाल देता हूं, सेंटर ऑफ मास से अगर एक्सिस पास कर रही थी तो उसके अबाउट क्या होता, देखो अभी समझ आएगा। अगर यही एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही होती, देखो भाई अपने पास ये रॉड है, ठीक है ना, अगर एक्सिस क्या कर रही होती, सेंटर ऑफ मास से पास कर रही होती यहां से, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता, ठीक है ना, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या करते सर, इसमें भी वही करते, एक्स पर जाकर एक पिटंका सा मास काट लेते, ठीक है ना, dm, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता सर, dm इंटू एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना, और मानते कि भैया ये जो रॉड है ये ऐसी छोटी छोटी मासेस से बनी हुई है, तो उठा के क्या करना पड़ता, सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट करना पड़ता, यही तो क्या देता अपने को, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन इस बार लिमिट्स क्या पुट करते, क्योंकि बेटा देखो x आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो ऐसे x, अब अगर आप इसको ओरिजिन मान लेते हो, ठीक है ना, तो टोटल लेंथ L है, तो ये कितनी हो जाएगी, L/2, यानी कि ये हो जाएगा अपने पास प्लस L/2, और इधर क्या हो जाएगा अपने पास माइनस L/2। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे
इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करोगे तो पूरी की पूरी रॉड के लिए करोगे भाई, क्योंकि आपको तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ इस डीएम मास का थोड़ी निकालना है, पूरी की पूरी रॉड का निकालना है। तो जब पूरी की पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो जब इंटीग्रेट करोगे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, तो कहां से कहां तक करोगे, -L/2 से लेकर +L/2 तक। बस देखो इतना पोर्शन पीछे सेम था, देखो इंटीग्रेशन dmx², बस यहां पर इंटीग्रेट कर रहे थे 0 से लेकर L तक, यहां पर इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग -L/2 से लेकर L/2 तक। तो देखो अपने पास क्या आएगा, अब देखो डीएम की वैल्यू भी वही आएगी भाई, L लेंथ का मास m है, यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा m/L, तो dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा m/L इंटू dx, ठीक है ना, यही तो क्या है अपने पास डीएम है, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। तो जब पुट करोगे अपने पास तो m/L dx इंटू x² -L/2 से लेकर L/2 तक, m/L बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, अंदर x² बचेगा, x² की इंटीग्रेशन कर देना, तो m/L x² की इंटीग्रेशन x³/3, एक बार -L/2 डाल देना, एक बार L/2। तो जब आप अंदर पुट करोगे ना ये सब, तो जो आंसर फाइनल निकल के आएगा वो लिख देता हूं डायरेक्ट, अब इंटीग्रेशन तो कर ही लोगे, mL²/12 आएगा, ठीक है ना, ये आएगा आंसर, ठीक है ना, क्या आंसर आया mL²/12, यानी इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो कितना आया mL²/12। ये भी आपको याद करना है, याद करना है, ठीक है ना, कि अगर अपने पास कोई भी एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, और कोई भी एक्सिस जो कि उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, और रॉड के क्या है परपेंडिकुलर है, रॉड के परपेंडिकुलर है और सेंटर ऑफ मास से क्या कर रही है पास कर रही है, तो उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो कितना आता है mL²/12। और अगर कोई भी एक्सिस रॉड के परपेंडिकुलर है और उसके एंड से पास कर रही है, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो कितना आता है अपने पास mL²/3। अब देख के बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है दोनों केसेस में, दोनों एक्सिस के अबाउट की डिफरेंट भैया, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है mL²/3, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है mL²/12। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, mL²/12। अब सर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट क्यों है, रॉड तो वही है, मास भी वही है, रॉड की लेंथ भी वही है, तब भी सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट क्यों है, क्यों आ रहा है डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक ही रॉड का अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट क्यों आ रहा है, इस एक्सिस के अबाउट अपने पास ज्यादा आ रहा है, सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट कम आ रहा है, mL²/12 आ रहा है, ठीक है ना, क्यों ऐसा बेटा, क्योंकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि भैया मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है एक्सिस के अराउंड। अगर आप देखोगे एक्सिस तो ये है अपने पास, तो यहां पर देखोगे मास यहां पर पास में भी है, लेकिन मास बहुत दूर भी है, देखो L की दूरी पर है, ठीक है ना, देखो कुछ मास तो एक्सिस के पास में भी है, देखो यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर, लेकिन कुछ मास बहुत दूर भी है, ठीक है ना, एक्सिस से बहुत दूर भी है, यानी कि L की दूरी तक। तो यहां पर आप देखोगे कि जो मास है रॉड पर वो एक्सिस से अगर देखा जाए, जो रॉड का जो मास है अगर एक्सिस से देखा जाए तो काफी दूर दूर तक है, ठीक है ना, यानी L की दूरी तक जा रहा है। दोबारा से बोल रहा हूं कि भैया जो अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी भी एक्सिस के अबाउट, वो इस चीज पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, बॉडी का उस एक्सिस के अबाउट वो कैसा है, ठीक है ना। अगर तो मास एक्सिस से ज्यादा दूरी पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, दूर दूर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगा। अगर मास एक्सिस के पास में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पास में इकट्ठा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा, ठीक है ना। तो देखो भाई ये अपने पास एक्सिस है, ठीक है ना, ये रॉड है, तो देखो मास कहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, L लेंथ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है mL²/3, ठीक है ना। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे सेम ही मास की रॉड है, लेंथ भी सेम है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या देख रहे हो, किसके अबाउट देख रहे हो, उस एक्सिस के अबाउट जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है और परपेंडिकुलर। यहां पर देखोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो कितनी दूरी तक गया, ज्यादा L/2 की दूरी तक गया,
तो एक बच्चा कहता है सर इधर पे भी दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, साइड से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, दूरी से फर्क पड़ता है कि कितनी दूरी तक गया है, कितनी दूरी तक गया है। तो यहां पे L/2 दूरी तक ही तो मास है, यहां पे L/2 बोल लो तो यहां पे भी L/2 बोल लो। लेकिन यहां पर जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है कहां तक गया है, कहां तक गया है, L लेंथ की दूरी तक गया है। तो जितना दूर तक मास क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा एक्सिस से, उतना ही ज्यादा एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है ना। तो इस केस में क्या है अपने पास, ये ली एक्सिस से जो मास है वो L लेंथ तक की दूरी तक फैला हुआ है, भाई रॉड L लेंथ तक की है ना, L लेंथ तक की दूरी तक फैला हुआ है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आ रहा है, ml²/3, ठीक है ना। लेकिन इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है वो कम आ रहा है, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है ना, वो किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे। और जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ L/2 लेंथ तक ही है, हाँ वो बात अलग है इधर पे भी है, लेकिन L/2 लेंथ तक ही है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट, ठीक है। तो खुद सोचो ना भाई, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, वो mr² होता है, तो मास पे तो डिपेंड करता ही करता है भाई, मास ज्यादा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, लेकिन मास डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है एक्सिस के अबाउट, उस पर भी तो डिपेंड करता है। अगर r ज्यादा होगा, यानी कि जो मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है ना, अगर मास एक्सिस से r की दूरी पर, अगर r ज्यादा है, यहां पर कहीं है कोई मास, ठीक है ना, r' की दूरी पर m मास, और एक m मास है r की दूरी पर इसी एक्सिस के अबाउट, तो बताओ किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, क्योंकि ये वाला जो मास है, ये मास और ये मास सेम ही है, लेकिन ये वाला मास इस एक्सिस से दूर पर है, तो इसलिए इस मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज्यादा होगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, कुछ I' बोल लेते हैं, ये होगा m r' का स्क्वायर, और इस वाले मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m r का स्क्वायर। समझ लग रही बात। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि भैया जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सिस से कैसा है, एक्सिस से जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है। अगर मास एक्सिस के पास पास है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, अगर मास एक्सिस से दूर दूर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। समझ ही आ रहा है, फॉर्मूले से समझ आ रहा है, I = mr², r ज्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, r कम होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम। इतनी चीज क्लियर है, ठीक है ना, चलो इतनी चीज क्लियर है। अब देखो भाई, एक चीज समझना, एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपेंडेंसी लिख लेते हैं सबसे पहले। मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, डिपेंड्स ऑन, किस किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, सबसे पहला किस पे डिपेंड करेगा, मास पे तो डिपेंड करेगा भाई। दो बॉडीज हैं, अगर आइडेंटिकल दो बॉडीज हैं, ठीक है ना, और उनका किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो, लेकिन एक बॉडी का, आइडेंटिकल का मतलब शेप एंड साइज में, ठीक है ना, दो बॉडीज सेम शेप एंड साइज की बॉडीज हैं अपने पास, ठीक है ना, और उनका एक ही एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो, लेकिन उन दोनों बॉडीज का जो मास है वो अलग अलग है। दो जो बॉडीज हैं उनकी शेप एंड साइज सेम है, दो बॉडीज उनकी शेप एंड साइज क्या है, सेम है, लेकिन उन दोनों बॉडीज का मास क्या है, अलग अलग है, एक का मास ज्यादा है एक का मास कम है। तो ऑब्वियस ही बात है भाई, जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। इतनी चीज तो समझ आती है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे तो डिपेंड करते ही करता है, ठीक है ना, डिपेंड्स ऑन मास, मास पे तो डिपेंड करते ही करता है, ठीक है। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मास पे तो डिपेंड करता ही करता है, साथ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है कि मास का एक्सिस के अबाउट कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। इतनी चीज क्लियर है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अलग अलग होता है, ऑल्सो डिपेंड ऑन एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर रोटेशन कि अगर आप एक्सिस अलग कर दोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग हो जाएगा भाई। अब खुद ही अभी देखो हम लोगों ने रॉड वाला देखा था, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है दोनों, जबकि दोनों केसेस में क्या है, बॉडी सेम ही है, ठीक है ना। तो ये चीज का थोड़ा ध्यान रखना,
ठीक है, तो इन तीन चीजों पे क्या करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। क्लियर है? तो आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछूं, जैसे कि क्वेश्चन क्या है कि अगर अपने पास क्या है, एक रॉड है, ठीक है ना, एक रॉड है, उसमें आधा पोर्शन क्या है, आयरन का है और आधा पोर्शन वुड का है, ठीक है। एक बार मैं क्या कर रहा हूं, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं, आई, इसको I1 बोल लेता हूं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसी रॉड को उल्टा करके लगा देता हूं। वही रॉड है, सेम रॉड है, मास वास सब कुछ सेम है, ठीक है, उल्टा करके लगा दिया। अब इधर वुड वाला पोर्शन आ गया और इधर आयरन वाला पोर्शन आ गया, ठीक है, आयरन वाला पोर्शन। इतनी क्लियर है कि नहीं? तो आपसे पूछा जा रहा है भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस एक्सिस के अबाउट दोनों का, ठीक है। तो जो भी होगा, मान लेते हैं इस वाली रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I1 है इस एक्सिस के अबाउट, और इस वाली रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। तो कुछ ऑप्शंस दे रहा हूं मैं आपको, कौन सा ज्यादा होगा, I1 इज इक्वल टू I2 होगा, B I1 ग्रेटर देन I2 होगा, C I1 लेस देन I2 होगा, या D कैन नॉट से, कुछ कह नहीं सकते। जल्दी से बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, बराबर होगा या ज्यादा कम होगा? देखो भाई, मैंने अभी आपको बताया अगर अपने पास सेम मास की भी रॉड है, ठीक है ना, रॉड का मास तो सेम ही है, यहां पर आयरन और वुड से ही बनी है, लेकिन मैंने आपको यह भी बताया कि भाई किस पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस, ठीक है ना, फ्रॉम एक्सिस, की एक्सिस से मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इस पे भी डिपेंड करता है। तो यहां पर देखोगे, यहां पर आयरन पहले है, आयरन भारी होता है, ठीक है ना, आयरन क्या है अपने पास, भारी है भाई, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर L/2 लेंथ में आयरन और यहां पे L/2 लेंथ में वुड है, तो ऑब्वियस ही बात L/2 लेंथ का जो आयरन है वो भारी होगा, उसका मास ज्यादा होगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर जो आयरन है वो एक्सिस से पास में है, यानी कि ज्यादा मास एक्सिस के पास में है, और यहां पे आयरन क्या है, इसी एक्सिस से दूर पर है, तो ज्यादा मास क्या एक्सिस से दूर पर है। तो मैंने क्या बोला कि जब मास एक्सिस से दूर पर होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा बोलते हैं। तो यहां पर क्योंकि आयरन का मास सबसे ज्यादा है वुड से, ठीक है ना, तो आयरन जो है अपने पास जिसका मास ज्यादा है, जो आयरन जो है जिसका मास ज्यादा है वो एक्सिस के क्या है, पास में है, और यहां पे आयरन जो है जिसका मास क्या है, ज्यादा है, वो क्या है, एक्सिस से दूर में है। तो I2 क्या होगा, I1 से ज्यादा होगा। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो I2 क्या होगा, I1 से ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा मास किधर कंसेंट्रेटेड है, एक्सिस से दूर पर, एक्सिस से दूर पर। यहां पर ज्यादा मास किधर कंसेंट्रेटेड है, एक्सिस से पास पर। इतनी चीज क्लियर है कि, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? तो ये वाली चीज अपने को समझ आनी चाहिए, ठीक है। और देखो भाई, और क्या है अपने पास, ये समझो, अगर अपने पास क्या है, और मैं आपसे पूछूं कि मान लो अपने पास एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड आ जाती, नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन आता, नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक जो रॉड थी वो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की थी, नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होता, डिस्ट्रीब्यूशन होता, तो उसमें कैसे डील करेंगे? कुछ नहीं सर, वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक डील किया था। ये समझो एक रॉड है, ठीक है, और इस रॉड की जो लीनियर मास डेंसिटी आपको दे रखी है लैम्डा, ये क्या है, लीनियर मास डेंसिटी होती है ना, dm/dl, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। जो लीनियर मास डेंसिटी दे रखी है लैम्डा, वो आपको दे रखी है 2x, ठीक है ना, 2x।
तो 2x क्या बताता है, ऐसा बोलो 2x प्लस 3 ले लेते हैं, 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3 अपने को क्या बता रहा है कि अपने पास जो लीनियर मास डेंसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। यानी कि जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है ना वो यूनिफॉर्म नहीं है रॉड में, वो क्या है, वेरी कर रहा है, कहीं ज्यादा मास है कहीं कम मास है, इस टाइप से। तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। इतना चीज समझ आई, ठीक है ना, ये चीज समझ लग। आपसे पूछा जा रहा है कि इस एक्सिस के अबाउट बताओ अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। इस एक्सिस के अबाउट बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अगर रॉड की जो लेंथ है वो क्या है, 10 मीटर है, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं इसको ओरिजिन मान रहा हूं तो ये क्या है अपने पास 10,0 है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो वही तरीका है अपना निकालने का। आप क्या करोगे, एक्स पर जाकर एक पिटंका सा मास काट लोगे, डीएम मास जिसकी थिकनेस dx, ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं। तो बताओ इस डीएम पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये होगा डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेट कर दोगे नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। हमको डीएम लिखना है, हमको क्या लिखना है, डीएम लिखना है। अब एल लेंथ का तो मास दे नहीं रखा कुछ, और मास भी कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो आप किसका यूज करोगे, लैम्डा का यूज करोगे इसको सॉल्व करने के लिए। कैसे, लैम्डा क्या होता है अपने पास 2x प्लस 3, ठीक है ना, ये तो दे ही रखा अपने पास। लैम्डा क्या है अपने पास 2x प्लस 3। हमको जो डीएम पुट करना है यहां पर, डीएम पहले क्या होता था, डीएम जब यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होता था तो डीएम क्या आ रहा था रॉड के केस में, m/l इंटू dx आ रहा था। लेकिन यहां पर नहीं लिख सकते ऐसे, क्यों लिख सकते, क्योंकि मास कैसा है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन हमको ये तो पता है कि लैम्डा को हम लोग लिख सकते हैं dm/dx, इतना तो पता ही है। तो बस हो गया काम खत्म। तो क्या यहां से डीएम कितना निकल के आएगा, डीएम आ जाएगा 2x प्लस 3 इंटू dx। कुछ नहीं होता बेटा इस सवाल में, जो भी आपको लैम्डा दे रखा है ना उसको बस dm/dx रख दो और इस फॉर्मूले में लाके पुट कर दो, ठीक है ना, डीएम की वैल्यू। तो डीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2x प्लस 3 dx। उसके बाद उठा के इंटीग्रेट कर दो। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे भाई, पूरी रॉड का निकालना है, 0 से लेकर 10 तक, ठीक है ना, 0 से लेकर 10 तक। डीएम कितना है अपने पास 2x प्लस 3 dx, एक्स का स्क्वायर। तो आई कितना आ जाएगा अपने पास, यह आ जाएगा 0 to 10 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर dx। इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। तो अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, 2x इंटू एक्स का स्क्वायर यानी कि 2x का क्यूब करोगे इंटीग्रेशन तो आ जाएगा 2 बाहर x की पावर 4/4 प्लस 3x का स्क्वायर यानी कि 3x का क्यूब बाई 3, 0 to 10। इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। तो भाई 3 से ये 3 कट जाएगा, यहां से 2 बचेगा, तो आंसर जो आएगा वो बड़ा ही अजीब सा आ रहा है, बहुत ज्यादा पावर में जा रहा है। 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 10 का क्यूब, ठीक है ना। ये आंसर आ जाएगा kg मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। सॉल्व कर लेना, ये आंसर आएगा आपके पास। समझ लगा कैसे किया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन को डील करना है। कुछ नहीं करना, जो भी अपने को लैम्डा दे रखा हो उसको dm/dx लिख लेना, उठा के डीएम की वैल्यू पुट कर देना इस फॉर्मूले में, अपने पास आंसर निकल के आ जाएगा। इतनी चीज क्लियर है कैसे करते हैं, ठीक है भाई। चलो अब देखो और क्या वैरायटी अपने पास आ सकती है भाई, और क्या वैरायटी आ सकती है रॉड में अपने पास। देखो भाई समझो अपने पास कोई रॉड इनक्लाइंड दे दी जाए अपने को, ऐसे लो भाई ऐसे दे दिया जाए इस तरीके से, एक रॉड ऐसे दे रखी है अपने को, ये रॉड ऐसे है किसी एंगल थीटा पे, लेंथ कितनी है इसकी, एल लेंथ है, मास एम है इसका, मास एम लेंथ एल, लेकिन रॉड ऐसे नहीं है इस बार, रॉड कैसे, ऐसे, ठीक। और अपने को क्या करना है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या। तो सर क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे, है तो ये एक्सिस रॉड के एंड से ही पास कर रही है, लेकिन इस बार ये एक्सिस रॉड के परपेंडिकुलर नहीं है। हमको तो किसका पता है सर, हमको तो इसका पता है कि अगर अपने पास एक एल लेंथ की रॉड है, ठीक है,
एक एल लेंथ की रॉड है, मास इसका एम है, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये होता है एम एल स्क्वायर बाई 3। यानी कि जो एक्सिस जो कि उसके एंड से पास कर रही है और रॉड के परपेंडिकुलर, रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर है, तो इसके अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है एम एल स्क्वायर बाई 3। लेकिन सर इसके अबाउट क्या होगा? तो देखो आप क्या कर सकते हो, इस रॉड की लेंथ के कंपोनेंट कर सकते हो, ठीक है, दो कंपोनेंट कर लिए, इस लेंथ के दो कंपोनेंट कर लो, एक तो ऐसे बना लो रॉड, एक तो रॉड ऐसे आ जाएगी, ठीक है भाई, और एक कैसी रॉड चली जाएगी, एक ऐसी चली जाएगी। इट इज क्लियर है कि नहीं? अब देखो भाई ये क्या होगा, ये L है तो ये होगा अपने पास L cos थीटा और ये हो जाएगा L sin थीटा। अब मेरे को फील से बताओ, इस L रॉड को आपने दो में तोड़ लिया, एक L cos थीटा में, एक L sin थीटा की, यानी कि दो रॉड बना ली, एक L cos थीटा वाली की, एक L sin थीटा वाली की। एक चीज बताना, ये जो अपने पास L cos थीटा वाली रॉड है ये तो एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रही है, एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रही है, यानी कि एक तरह से बोलो जो मास है रॉड का वो तो एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, क्योंकि हम लोग जो रॉड है उसकी थिकनेस से तो नेग्लिजिबल मानते हैं भाई, ये जो थिकनेस है रॉड की तो नेग्लिजिबल है, ठीक है ना, बस देखने भर की है, नेग्लिजिबल थिकनेस है, यानी कि मोटापा तो है नहीं कुछ रॉड में, यानी कि जो भी मास है वो सारा का सारा इस एक्सिस पे ही है। अगर मैं L cos थीटा वाली रॉड को देखूं तो L cos थीटा वाली रॉड का जो भी मास है वो तो एक तरह से एक्सिस पर ही है, और हमको तो पता है भाई कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, वो होता है किसी भी मास का, पॉइंट मास का m इंटू आर का स्क्वायर, m इंटू आर का स्क्वायर। आर क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस। अगर मास ही सारा एक्सिस पे है तो आर तो जीरो हुआ, यानी कि इस L cos थीटा वाली रॉड का कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आएगा इस एक्सिस के अबाउट। अरे समझ लग रही बात? क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बेटा ये जो मास है वो सारा एक्सिस पर ही है, एक्सिस से कुछ डिस्टेंस ही नहीं है, एक्सिस से कुछ डिस्टेंस ही नहीं है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है बात का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो, यानी L cos थीटा वाली रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो। तो बचा किसका भाई? बचा अपने पास कौन सा, ये वाली रॉड L sin थीटा वाली, ठीक है। तो यानी कि आपने L को दो में तोड़ दिया, L cos थीटा, L sin थीटा। तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? L sin थीटा वाली रॉड का आएगा। अब ये तो इसी टाइप की है, ये इस टाइप की है, इसका आंसर कितना होता है ml स्क्वायर बाई 3, इसकी लेंथ कितनी है L sin थीटा, तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, m L sin थीटा का होल स्क्वायर बाय 3, यानी कि m L स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 3। अरे कोई डाउट? तो याद रखना कि अगर अपने पास कोई ऐसी रॉड है, ठीक है, और अपने को इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, यानी कि जो एक्सिस है वो रॉड की तरफ से लेंथ ही है, ये लेंथ ही तो है रॉड की, ठीक है ना भाई, यही। तो भाई इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? रॉड का जीरो होगा भाई, क्योंकि सारा का सारा मास तो एक्सिस पर ही कंसंट्रेटेड है, एक्सिस से तो है ही नहीं, आर तो जीरो है। अगर कोई भी पॉइंट मास लेते आप, कोई भी पॉइंट मास लेते, समझो ये डीएम मास ले लो आप, ये डीएम मास ले लो, बताओ डीएम मास का एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा? कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस से? नहीं है। तो इस डीएम मास का भी कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, इस डीएम मास का भी कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, इस डीएम मास का भी कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो सारे डीएम मास का कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है इस एक्सिस से, तो इसीलिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी इसलिए L cos थीटा का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो गया, सिर्फ L sin थीटा वाली का आया, तो आंसर कितना आ गया अपने पास? m L स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 3। उम्मीद है आप लोगों को चमका होगा, बढ़िया तरीका है। वैसे इसको निकालने का एक इंटीग्रेशन वाला भी तरीका है, लेकिन मैंने कोशिश करा कि आप लोगों को जो बेस्ट तरीका हो वो दिया जाए, जिससे आप लोग आसानी से समझ सके और पेपर में आए इस टाइप का कुछ क्वेश्चन तो आप खुद से कर सके, ठीक है। अब देखो बेटा, ये तो चीजें थी अपने पास रॉड वाली चीजें। हमने देखो रॉड में क्या क्या कर लिया, हमने रॉड में देख लिया कि भाई अगर अपने पास यूनिफॉर्म मास की रॉड होती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। देख लिया कि अगर एक्सिस साइड से पास कर रही हो, एंड से पास कर रही हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 3। सेंटर ऑफ मास से पास कर रही हो, परपेंडिकुलर टू द रॉड हो, तो ml स्क्वायर बाई 12। नॉन यूनिफॉर्म रॉड का भी कर लिया, रॉड किसी एंगल पे हो थीटा, वो भी कर लिया। अब देखो अपने पास और भी कई सारी बॉडीज आएंगी, ठीक है ना। जनरली हम लोग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे वो यूनिफॉर्म बॉडीज का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? यूनिफॉर्म बॉडीज का।
अब यूनिफॉर्म बॉडीज में अपने पास और कौन सी बॉडीज आएंगी अपने पास रॉड के अलावा? अपने पास रिंग आएगी, अपने पास स्फीयर आएगा, स्फीयर में भी सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, अपने पास डिस्क आएगी, अपने पास सॉलिड सिलेंडर आएगा, अपने पास हॉलो सिलेंडर आएगा, ठीक है ना, अपने पास रेक्टेंगुलर प्लेट आएगी, अपने पास स्क्वायर प्लेट आएगी, अपने पास ट्रायंगुलर प्लेट आएगी, बहुत सारी चीजें आएंगी अपने पास। लेकिन उन सभी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेरिवेशन आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं है। जो भी हम लोग अभी बॉडीज की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हैं, ठीक है ना, बेसिकली याद करने वाले हैं, उनमें से किसी की भी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ना पूछी जाएगी। लेकिन तब भी मैं आपको एक दो की करा दूंगा आपको फील देने के लिए। जैसे रॉड का तो समझ आ गया, वैसे एक दो की करा दूंगा आपको फील देने के लिए, ठीक है। तो भाई आओ बात करते हैं, किसकी बात करें? कुछ उन बॉडीज की बात करते हैं जिनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप बार बार इस चैप्टर में यूज करोगे, बार बार इस चैप्टर में यूज करोगे, ठीक है ना। तो उनके कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग देख लेते हैं और याद कर लेते हैं। एकदम बेटा घोंट लेना है, घोंट, ठीक है ना, गलत ना हो जाए क्योंकि बार बार आएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं रिंग। सर जी रिंग, अपने पास एक रिंग है जिसका मास क्या है? m है, और रेडियस क्या है इसका? r है। दिखाई पड़ रहा है? तो अपने को ये जो रिंग है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो किसी एक्सिस के अबाउट फाइंड करते हैं, तो सर किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है इस रिंग का? बेटा ये जो एक्सिस दिखाई पड़ रही है, ये जो एक्सिस है ये रिंग के सेंटर ऑफ मास से तो पास कर रही है, लेकिन रिंग के प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर। समझना जैसे मेरी बात को, ये अपने पास रिंग है, ठीक है, ये रिंग है अपने पास, और ये समझो एक्सिस है। ये जो एक्सिस है इसके सेंटर ऑफ मास से तो पास कर रही है, लेकिन देखो इसके जो रिंग, ये जो प्लेन है रिंग का, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ये रिंग इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, ऐसे समझ पा रहे हो बात? ठीक है ना, समझ ले रही बात? तो ये जो रिंग है, ये एक्सिस है, ये एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इस एक्सिस के अबाउट जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, अगर रिंग का मास m है, रेडियस r है, तो वो होता है अपने पास mr²। अभी याद करो, इसका बताऊंगा कैसे आता है। चलो अब वैसे ही बात करते हैं डिस्क की। क्या आ जाता है अपने पास? डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना, किस एक्सिस के अबाउट? किस एक्सिस के अबाउट? समझो अब मेरे पास डिस्क तो है नहीं, इसी को डिस्क समझ लो। डिस्क का मतलब ये जो खाली पोर्शन यहां पे भरा हुआ, माल भरा हुआ है यहां पे, ठीक है, पूरा भरा हुआ खचाखच, ठीक है। तो वही एक्सिस जो कि क्या कर रही है? सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है और डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है, डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ठीक है ना, डिस्क का मास m है और रेडियस क्या है? r है। रेडियस क्या है भाई? r है, ठीक है ना, डिस्क का मास m है, रेडियस r है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिस्क का उस एक्सिस के अबाउट जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है और प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर है, वो होता है mr²/2, mr²/2, ठीक है ना। अब रॉड का तो आप निकाल ही चुके भाई, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? सर जी ये तो हमको रट गया है, ml²/3। और इसके अबाउट कितना आता है जो सेंटर ऑफ मास से पास करती है? सर ml²/12, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास? सॉलिड स्फीयर। अपने पास एक सॉलिड स्फीयर है, समझो ये बॉल है अपने पास, ठीक है, ये बॉल है अपने पास, सॉलिड स्फीयर दिखाई पड़ रहा है सबको? ठीक। तो ये जो एक्सिस जो कि उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, ठीक है ना, इसके अबाउट अगर सॉलिड स्फीयर को घुमाया जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आता है वो एक्सिस जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, सॉलिड स्फीयर के सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, सॉलिड स्फीयर का रेडियस r है, ठीक है, मास m है, मास m है, रेडियस r है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो आता है अपने पास 2/5 mr², 2/5 mr²। इतनी चीज क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब वैसे अपने पास हॉलो स्फीयर के मतलब अंदर खोखला होगा, माल पानी किधर भरा होगा? सरफेस पे, सरफेस पे भरा होगा माल पानी, ठीक है भाई। तो भाई हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? किस एक्सिस के अबाउट? उस एक्सिस के अबाउट जो कि क्या कर रही है? उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है भाई। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो होता है 2/3 mr², 2/3 mr²। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? अब आ जाता है अपने पास क्या? सॉलिड सिलेंडर।
कौन सा सिलेंडर? सॉलिड सिलेंडर। समझ लग रही बात? सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो देखो तो बेटा, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करने का बहुत अच्छा तरीका बताऊं। आप क्या करो, ये सॉलिड सिलेंडर है, पूरा भरा हुआ खचक, इसको ऐसा करके इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। सॉलिड सिलेंडर का, ये जो सॉलिड सिलेंडर अपने पास पूरा खचाखच भरा हुआ है ना, अंदर भी वॉल्यूम में भी मास भरा हुआ। सॉलिड का मतलब क्या है? अंदर पूरा मास भरा होगा, ठीक है। अपने को इस एक्सिस के अबाउट निकालनी, इस एक्सिस के अबाउट, जो कि क्या कर रही है, उसके सेंटर ऑफ मास से तो पास कर रही है, साथ में उसकी लेंथ के क्या है, पैरेलल है। इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है, इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है। तो जिस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है, यानी एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है, तो आप क्या करो, इसी एक्सिस के अबाउट क्या करो, किस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है, इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है। ये वाली एक्सिस जो कि क्या कर रही है, सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है और लेंथ के क्या है, पैरेलल। इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना। समझ लगी बात? तो क्या करो, इस एक्सिस के अलोंग इसको पिचका दो, इसको पिचका दो, इसको पिचका दो। तो जैसे ही आप सॉलिड सिलेंडर को पिचकाओगे इस एक्सिस के अलोंग, तो क्या बन जाएगा, पिचकाओ, खुद फील करो क्या बनेगा, डिस्क बनेगा। डिस्क क्या बनेगा, डिस्क। तो बेटा जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, वही किसका होता है अपने पास, सॉलिड सिलेंडर का, यानी mr²। समझ लग रही है बात भाई? समझ लग रही है बात? ठीक है। तो भैया जो सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ, ठीक है, जो सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ, वो क्या हो गया, वो वही हो गया जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आया इस एक्सिस के अबाउट, mr²/2। आपने पिचकाया इस एक्सिस के अलोंग ऐसे धप से, तो आंसर कितना है, mr²। सिमिलरली अगर हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर का भी हमको इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है, जो कि उसके सेंटर ऑफ मास से जा रही है और लेंथ के क्या है, पैरेलल। तो बताओ क्या करेंगे इस बार, अगर मैं हॉलो सिलेंडर को क्या करूंगा, पिचकाऊंगा, तो क्या बनेगा, वो डिस्क बनेगा कि रिंग बनेगा, डिस्क बनेगा कि रिंग बनेगा, सर जी रिंग बनेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, mr²। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, mr²। तो बेटा ये कुछ बहुत स्टैंडर्ड बॉडीज हैं जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद होना ही होना चाहिए। यानी कि आप सोते जागते जब भी आपसे पूछ लिया जाए, आपको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, इन बॉडीज का कम से कम बार बार यूज होना है, ठीक है। अब देखो थोड़ा बहुत आपको निकलवा के दिखा देता हूं ताकि आपको फील आ जाए। समझो रिंग का, देखो फील कराता हूं आपको थोड़ा सा, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अपने पास एक ये रिंग है, ठीक है, हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है, सर जी वो एक्सिस जो कि उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी कि कुछ इस टाइप से। ये जो अपने पास रिंग है, ये एक्सिस है, उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर। तो आप साइड व्यू देख रहे हो, साइड व्यू आपको ऐसे दिखाई पड़ रहा है, ऐसे दिखाई पड़ रहा है, देखो ऐसे दिखाई पड़ रहा है, ये साइड व्यू, ये एक्सिस हो गई, ये रिंग हो गई, देखो साइड व्यू आपको ऐसे दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर आप क्या करो, सामने से देखो ऐसे टॉप व्यू देखो, कौन सा व्यू देखो, टॉप व्यू देखो, तो ये एक्सिस आपकी आंखों की तरफ आ रही है भाई, ये एक्सिस आपकी आंखों की तरफ आ रही है। तो अगर मैं टॉप व्यू आपको दिखाऊं, तो टॉप व्यू में आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा, टॉप व्यू आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा, ठीक है, ऐसा दिखाई पड़ेगा टॉप व्यू। समझ लग रही है बात, टॉप व्यू आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो भैया जी क्या है अपने पास, यही जो एक्सिस ऐसे थी, अगर आप टॉप व्यू देखोगे तो आपकी आंखों की तरफ आएगी। तो इस एक्सिस को मैं क्रॉस से दिखा रहा हूं, क्रॉस से, यानी कि अगर आप ऊपर से देखोगे, टॉप व्यू देखोगे, तो आपको ये रिंग दिखाई पड़ रही है, ठीक है ना, ये उसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो एक्सिस है, इसको दिखाने को तो मैं चलो ऐसे दिखा देता हूं, ठीक है, इस तरीके से, ये एक्सिस, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो बात को, समझ पा रहे हो बात को, ठीक है ना। तो अगर आप साइड व्यू देखोगे तो भाई ये ऐसा है, देखो दिखाई पड़ रहा है साइड व्यू, ये एक्सिस, ये रिंग। अगर आप टॉप व्यू देखोगे तो आपको भाई ये रिंग दिखाई पड़ रही है और ये एक्सिस आपकी आंखों में आ रही है, ठीक है, समझ लग रही है। तो मैंने
इस चीज को ऐसे कर दिया, दिखाई पड़ रहा है, ऐसे कर दिया, तो ये रिंग और ये एक्सिस, ये रिंग और ये एक्सिस, समझ लग रही बात? ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? ठीक है भाई, तो ये हो गया अपने पास साइड व्यू, ठीक है, इतनी चीज क्लियर। अब इसको चाहे फ्रंट व्यू बोल लो, जैसे मर्जी व्यू बोल लो, ठीक है, यही चीज अपने पास। तो अपने पास ये रिंग थी, ये एक्सिस, एक्सिस क्या कर रही है, सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? अब मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो ये एक्सिस मेरी आंखों में जा रही है, मेरी एक्सिस आंखों में जा रही है, ये एक्सिस मेरी आंखों में जा रही है। अब मैं इसको दिखा कैसे रहा हूं, ऐसे करके, ऐसे करके, तो आपको ये रिंग दिख रही है, ये रिंग दिख रही है, ये एक्सिस ऐसे दिखाई पड़ रही है। तो अभी हम लोगों ने बात करी इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²। तो अभी ये जो ऐसे पड़ी थी, इसको मैंने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, ये सामने, तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, mr² ही है, बस व्यू चेंज कर दिया मैंने आपको। अब बताओ, अब मैं क्या करूंगा यार, बार बार ये एक्सिस ऐसे बनाने से मैं थक जाता हूं, ये कौन बार बार ऐसे एक्सिस बनाए ऐसे लंबी थी, तो मैं क्या करूंगा सर, मैं इस एक्सिस से बचने के लिए मैं पता क्या करूंगा, ये चीज समझाने के लिए मैंने आपको, मैं इस एक्सिस से बचने के लिए पता क्या करूंगा, मैं ऐसे क्रॉस डाल दूंगा, क्रॉस, क्रॉस का मतलब ये एक्सिस, ये पेन वाली एक्सिस, अरे यही वाली एक्सिस की तो बात हो रही है, ये जो एक्सिस है, ठीक है, ये जो एक्सिस है इसी की तो बात हो रही है, ठीक है ना, ये जो क्रॉस है ये एक्सिस ही शो कर रहा है, ठीक है, ये क्रॉस क्या कर रहा है, एक्सिस शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, एक्सिस, ये जो क्रॉस है बेटा ये क्या शो कर रहा है, एक्सिस, मैं बार बार ऐसे एक्सिस नहीं डालूंगा, ठीक है, एक्सिस शो कर रहा है, ठीक है ना, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, समझ लग रही बात, ठीक है। तो अपने को इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, ये कितना है, mr² ही तो है, तो चाहे आप ऐसे देख लो, आप एक्सिस बना लो, एक्सिस ही आपने क्रॉस बना लिया, ठीक, बात वही होगी। अब देखो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका mr² ससुरा आया तो आया कैसे, ठीक है, देखो भाई फील करने वाली बात है, फील कर लेगा तो मजा आ जाएगा। देखो भाई मैंने आपको क्या बताया था कि भाई किसी भी, ये समझो r रेडियस की है, किसी भी पॉइंट मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या होता है, m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि r का स्क्वायर, mr का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब हम लोग कोई पॉइंट मास ले लेते हैं यहां पर dm मास का, मैंने dm मास का पॉइंट मास ले लिया, तो इसका इस एक्सिस से कितना डिस्टेंस हो जाएगा भाई, तो डिस्टेंस तो r होगा, तो भाई इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस से क्या हो जाएगा भाई, dm इंटू r²। अब मैं क्या करूंगा, ऐसे इस रिंग पे जितने भी पॉइंट मासेस होंगे भाई, ये पॉइंट मास, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लूंगा, इसका भी क्या हो जाएगा dm इंटू r का स्क्वायर, ये भी पॉइंट मास dm इंटू r का स्क्वायर, ये भी डिस्टेंस r है, ये भी dm मास है, dm इंटू r का स्क्वायर, तो सारे dm इंटू r का स्क्वायर, तो सारे dm इंटू r का स्क्वायर को क्या करना है, मुझे ऐड करना है, तो इसका मतलब क्या करना है, एक तरह से इंटीग्रेट करना है, यही तो नेट आंसर देगा, यही तो नेट आंसर देगा, देगा कि नहीं देगा भाई, जल्दी बताओ, देगा। अब अपने को पता है कि भाई जो रेडियस है वो तो कांस्टेंट चेंज है भाई, अब जितने भी डीएम मास है सारे बराबर बराबर दूरी पर ना, आर की दूरी पर, कैपिटल आर की दूरी पर, कैपिटल आर की दूरी पर, तो ये जो आर का स्क्वायर है ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन डीएम, इंटीग्रेशन डीएम क्या देगा, यानी छोटे छोटे मासेस को ऐड करते चले जाओ, छोटे छोटे मासेस को ऐड करे जाओ, छोटे छोटे डीएम मासेस को ऐड करते चले जाओ, तो क्या मिलेगा, टोटल रिंग का मास, टोटल रिंग का मास मिलेगा भाई साहब, भाई साहब, तो आंसर कितना आ जाएगा, m इंटू आर का स्क्वायर। अरे समझ आया बाबू, समझ आया बाबू, ठीक है ना, इतना क्लियर है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज mr²। क्लियर, समझ लगती है बात भाई, हमको समझ लग रही है। अब कोई पूछे सर, अब कोई पूछे सर जी हमको तो समझ आ गया कि एक अगर रिंग है अपने पास, ठीक है, उसका इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना, जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² है, ठीक है, m मास की रिंग थी, रेडियस r है, अगर इस रिंग को मैं आधा कर दूं मतलब काट दूं, ले भाई नीचे वाला पोर्शन उड़ा दूं, नीचे वाला पोर्शन उड़ा दूं,
इतना पोर्शन रह गया, इतना पोर्शन रह गया, ले लो सर, ले लो, ले सर, आधा पोर्शन रह गया, ले सर आधा पोर्शन। आधा पोर्शन रह गया, तो भैया अगर आधा पोर्शन उड़ा दो तो मास भी आधा रह जाएगा, इसका मास कितना बचेगा, m/2 कॉमा रेडियस तो आ ही रहेगा। तो बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा सर जी? इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट, जो कि इसके सेंटर से पास कर रही होगी, क्या होगा देखो भाई, क्या होगा? वैसे फील से बता सकते हो आप, खुद से लिख सकते हो, जैसे इसका निकाला था। खुद सोचो, अगर मैं एक डीएम मास लूं, पॉइंट मास, डिस्टेंस कितना है सर जी, आर है, तो डीएम इंटू आर का स्क्वायर। ऐसे छोटे छोटे डीएम मास लेता, सबका डिस्टेंस क्या होता, आर ही होता, तो इंटीग्रेट कर देता डीएम इंटू आर स्क्वायर को, ठीक है। अब आर तो कांस्टेंट है, तो आर स्क्वायर बाहर आ जाता, इंटीग्रेशन डीएम। अब बताओ ऐसे छोटे छोटे डीएम मास इसको ऐड करूंगा तो टोटल मास कितना मिलेगा, इस बार मास कितना है, आधी रिंग है तो मास कितना है m/2, ठीक है ना। तो I इज इक्वल टू आर स्क्वायर m/2, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा m/2 आर स्क्वायर। अब कहोगे सर इतना क्या करने की जरूरत थी, इतना क्या करने की जरूरत थी? अरे हमको तो पता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अगर फुल फ्लैज रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, पूरी की पूरी रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एक्सिस के अबाउट वो है mr स्क्वायर, तो आधी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, आधी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जिसका मास m/2 होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा सर? जो पूरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था उसको बाय 2 कर दो तो वही आधी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। तो पूरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर था, तो बाय 2 कर दो तो mr स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ लग रही बात, ठीक है। लेकिन कई बार पता साला एक जो एग्जाम वाला जो टीचर है मास्टरवा, वो गेम खेलता है। गेम कैसे खेलता है वो पता क्या करता है, दूसरा आधी रिंग तो देता है, रिंग तो आधी देता है सेमी सर्कुलर, लेकिन वो पता है जल्दी जल्दी में जानबूझकर इस रिंग का मास देता है m। अब बच्चे अपने पगलैट, बच्चों को लगता है सर फुल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, तो आधी रिंग का mr स्क्वायर बाय 2। अबे यहां पर जब आधी रिंग करी तो मास भी आधा हुआ है, लेकिन यहां पर जो आधी रिंग है इसका मास क्या है, कैपिटल M। क्या है, कैपिटल M। कैपिटल M है कि नहीं? तो इसके करने के दो तरीके हैं, बताओ, दो तरीके से आंसर बताऊंगा इसको, ठीक है। सबसे पहला अपना वही देसी तरीका, जैसे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। कैसे निकालेंगे सर? इस एक्सिस के बॉन्ड निकालना है, ये एक्सिस, ये क्रॉस वाली एक्सिस, ठीक है ना, इस एक्सिस के बॉन्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। बता दिया ना, क्रॉस क्या बताता है, एक्सिस को बताता है, ये एक्सिस, ठीक है, इस एक्सिस जो कि इसके सेंटर से पास हो रही है और सेमी सर्कुलर रिंग के प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। तो क्या देखोगे भाई, सर कोई भी डीएम मास ले लूं, डीएम मास, उससे ये आर की दूरी पर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डीएम मास का, पॉइंट मास का क्या हो जाएगा, डीएम इंटू आर स्क्वायर, उठा के इंटीग्रेट कर दूं। अब आर तो कांस्टेंट, अगर कोई भी डीएम मास लूंगा तो उसके लिए आर तो कांस्टेंट ही है, सबके लिए आर कांस्टेंट है, तो आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डीएम। इस बार इंटीग्रेशन डीएम m/2 आएगा कि m आएगा? अरे मास जब ससुरे ने m दे रखा है तो m ही लिखोगे ना, तो आंसर इसका भी क्या आएगा, mr स्क्वायर। और बच्चा क्या करके आ जाता जल्दी जल्दी में, mr स्क्वायर बाय 2। वो ये नहीं देखता कि मास m/2 दे रखा है कि m दे रखा है, ठीक। तो एक तो ये इंटीग्रेट करने वाला तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या, दूसरा तरीका क्या कि इंटीग्रेट करके तो निकाल लो। दूसरा तरीका क्या, फील वाला तरीका, इसे कहते हैं फील वाला तरीका, फील वाला तरीका, फील वाला तरीका। तो फील वाला तरीका क्या कहता है, अपने पास ससुरा कैपिटल M मास है, रेडियस आर है और सेमी सर्कुलर रिंग। हमें तो ऐसा कहोगे सर हमने तो पढ़ा ही नहीं सेमी सर्कुलर रिंग का, हमें तो फुल रिंग का पता है। फुल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है कि अगर कैपिटल M मास की रिंग है, रेडियस आर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या आता है, इस क्रॉस वाली एक्सिस के अबाउट, जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रही हो प्लेन के परपेंडिकुलर, क्या आता है, mr स्क्वायर। तो आप क्या करो, दिमाग में क्या करो, इस रिंग को पूरा कर लो।
ये तो रिंग आधी थी ना, तो रिंग को पूरा कर लो, ठीक है। क्यों कर रहे हो ऐसा? क्योंकि जो अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो ऊपर तो m था, तो नीचे भी m लगा दो, ठीक है ना। इमेजिनरी m लगा दिया मैंने, यानी रिंग पूरी कंप्लीट कर दी। अब बताओ, जो रिंग बनी है टोटल, उसका मास m है कि 2m है? 2m है, ठीक है ना। तो अब जो रिंग बनी है उसका मास 2m है, ठीक है ना, उसका मास 2m, ठीक है। और हमको पता है कि सर ये जो सेंटर है, ये जो सेंटरवा है, इसके अबाउट पूरी की पूरी रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इसके अबाउट पूरी की पूरी रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है मास। मास कितना रिंग का? 2m इंटू रेडियस का स्क्वायर। मास तो क्या रिंग का? 2m है, इंटू रेडियस का स्क्वायर। यही तो होता है, यही तो होता है बेटा। एक चीज बताओ मुझे, अपने को तो सवाल में m मास की आधी रिंग दी थी, तो अपने क्या किया? आधा m मास और जोड़ लिया, तो पूरी रिंग बना ली। तो पूरी रिंग का मास कितना हो गया? 2m। और हमको पता है कि अगर एक पूरी रिंग है, उसका मास पता है, तो सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है अपने पास? मास इंटू आर का स्क्वायर। अब मास कितना है? 2m इंटू आर का स्क्वायर। लेकिन ये तो पूरी रिंग का है भाई, 2m इंटू आर का स्क्वायर। हमें कितनी रिंग का चाहिए था? आधी रिंग का चाहिए था। तो आधी रिंग का जब चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? आधा करना पड़ेगा भाई, आधा करना पड़ेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेमी का क्या हो जाएगा? सेमी रिंग बाय 2 कर दो इसको, तो बाय 2 करोगे तो आंसर आ जाएगा ना m स्क्वायर। देखो, एक ये तरीका होगा कि आप क्या करो, पहले दिमाग में रिंग को पूरा कर लो, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? 2m इंटू आर का स्क्वायर। फिर हमें तो आधे का चाहिए, तो बाय 2 कर दो, तो देखो mr स्क्वायर ही आंसर आ रहा है। देखो, समझ लग रही है? तो ये एक तरीका होता है, ठीक है। मेरी समझ से ये ज्यादा बेटर तरीका है। वैसे ही अगर आपको सेमी सर्कुलर रिंग ना देके वो एक आर्क दे देता, बस आर्क दे देता, आर्क दे देता और बोलता ये आर्क का मास m है और रेडियस r है। एक आर्क है, रिंग का एक आर्क, पूरा रिंग ना देके एक आर्क दे दिया जो कि कुछ एंगल थीटा पर है, ठीक है। अब खुद सोचो, अगर ये थीटा कितना हो जाए? पाई हो जाए तो सेमी सर्कुलर रिंग बन जाएगी। अगर ये थीटा कितना हो जाए? 2 पाई हो जाए तो पूरी रिंग बन जाएगी। अरे ऐसे ही तो होगा, इतनी क्लियर है। और हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट फाइंड करना है? यही सेंटर के अबाउट, ठीक है ना। सेंटर के अबाउट वो एक्सिस, ये क्रॉस वाली एक्सिस, ये वाली जो पेन है, दिखाई पड़ रहा है पेन, इसके अबाउट जो सेंटर से पास कर रही है और इस आर्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा सर? बताओ। अब देखो, एक तो वही तरीका सर जी कि आप क्या करो, डीएम मास ले लो। कितनी दूरी पर है सर? आर की दूरी पर, इस एक्सिस से। तो डीएम इंटू आर का स्क्वायर उठा के इंटीग्रेट कर दो। अब आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन डीएम क्या बनाएगा? अरे छोटे छोटे डीएम को ऐड करोगे तो एम ही बनाएगा। देखो, इसका भी आंसर कितना आएगा? एम आर स्क्वायर। अरे समझ आया? इसका भी आंसर कितना आएगा भैया जी? एम आर स्क्वायर ही आएगा। लेकिन एक तरीका और, इंटीग्रेशन से बचने के लिए, फील वाला तरीका, फील वाला तरीका, या बुद्धि बोल लो, बुद्धि लगती है इसमें। बुद्धि कैसे लगेगी भाई? आप क्या करो, अपने को तो आर्क दे रखी थी, आप क्या करो, इसको पूरी रिंग बना लो। क्या बना लो इसको? पूरी रिंग, ठीक है। ये समझो, लो भाई, ये कितना सा था अपने पास? ये है अपने पास थीटा m मास का था, ठीक है। अब एक चीज बताओ, जब अपने पास आधी रिंग थी तो पूरी रिंग बनाने के लिए क्या करना पड़ा था? आधा हिस्सा और जोड़ना पड़ा, ठीक है। अब यहां पर अपने पास आर्क है, तो पूरी रिंग बनाने के लिए अब इतने पोर्शन का मास क्या है? m। इतने पोर्शन का मास क्या है? m, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है कि समझो? यहां पर भी क्या था? इतने पोर्शन का मास क्या था? m था, ठीक है। और नीचे वाले पोर्शन का भी मास क्या था? m था। तो जो टोटल रिंग बनी उसका मास क्या है? 2m है। तो बेसिकली बोलने का तरीका क्या हुआ कि जो ऊपर वाला हिस्सा था सेमी सर्कल वाला, वो पूरी रिंग का क्या था? हाफ। भाई पूरी रिंग का हाफ पोर्शन था ये, ठीक है। तो वैसे ही मैं भी बोल सकता हूं कि ये जो आर्क है,
ये जो आर्क है अपने पास, ये आर्क, ये भी तो पूरी रिंग का कुछ पोर्शन होगी। अब हमें नहीं पता कितना पोर्शन, आधी रिंग कितना होती है, पूरी रिंग का हाफ पोर्शन होती है। तो ये जो आर्क वाला पोर्शन है, आर्क, ये जो आर्क है अपने पास, ये आर्क, ये वाला जो पोर्शन, ये भी तो पूरी रिंग का कुछ पोर्शन होगा, ठीक है ना। कभी 1/3 पोर्शन होगा, कभी 1/4 पोर्शन होगा, कभी 1/8 पोर्शन होगा, कोई भी पोर्शन होगा भाई। हमें तो नहीं पता कितना वाला पोर्शन, पता है क्या तुम्हें? नहीं पता, क्योंकि अननोन है, थीटा ही नहीं पता, नहीं पता भाई, नहीं पता। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? ये चीज समझ लग रही बात? तो मान लेते हैं कि ये क्या है, कुछ पूरी रिंग का कुछ पोर्शन, ठीक है, कुछ पोर्शन है। तो मान लेते हैं कि ये पूरी रिंग का कुछ 1/x पोर्शन, 1/x पोर्शन, ठीक है ना, 1/x पोर्शन है। अब जैसे कि यहां पर अगर आप देखोगे, जब अपने पास हाफ रिंग थी, तो जो हाफ रिंग है वो पूरी रिंग का कितना पोर्शन है, 1/2। तो x की वैल्यू 2 है ना, एक तरह से 1/2 पोर्शन है भाई। ये क्या है, ये इतना पोर्शन जो सेमी सर्कुलर रिंग है वो पूरी रिंग का क्या है, हाफ पोर्शन है, यानी कि 1/2। सिमिलरली ये जो आर्क है हमको पता ही नहीं चल रहा क्योंकि एंगल ही नहीं गिवन, तो मान लेते हैं 1/x पोर्शन, ठीक है, 1/x पोर्शन। इतनी चीज क्लियर है कि, यानी पूरी जो रिंग होगी उसका 1/x पोर्शन क्या है, सिर्फ ये आर्क है। अब देखो भाई, अगर सेमी सर्कुलर रिंग अपने पास है, उसका मास कैपिटल M है, और हमको पता है कि भैया जो सेमी सर्कुलर रिंग है वो पूरी रिंग का हाफ पोर्शन, तो पूरी रिंग बनाने के लिए क्या करना पड़ा, पूरी रिंग बनाने के लिए क्या करना पड़ा, हाफ पोर्शन और जोड़ना पड़ा, पूरी रिंग बन गई अपने पास, ये बन गई। तो यानी कि पूरी रिंग का मास क्या हो गया, अगर सेमी सर्कुलर का मास M है तो पूरी रिंग का मास क्या हो गया, 2 टाइम्स M। समझ आ रहा है कैसे? अगर भाई ये सेमी सर्कुलर रिंग है अपने पास, सेमी सर्कुलर रिंग क्या है, पूरी रिंग का हाफ पोर्शन है। कितना पोर्शन है, हाफ पोर्शन। और हाफ पोर्शन का मास M है तो पूरी रिंग का मास कितना होगा, 2M, ठीक है ना। हाफ पोर्शन का मास M है तो पूरी रिंग का मास 2M, हाफ पोर्शन का मास M है तो पूरी रिंग का मास 2M, ठीक है। सिमिलरली 1/x पोर्शन, ये भाई ये जो चीज है ये 1/x पोर्शन क्या है, 1/x पोर्शन पूरी रिंग का। तो 1/x पोर्शन का मास M है तो पूरी रिंग का मास क्या होगा, 1/x पोर्शन रिंग का मास क्या है, M है, तो पूरी रिंग का क्या होगा, x इंटू। सर ये कैसे? अरे देखो भाई, अभी सेमी सर्कुलर रिंग कह रहा था, हाफ रिंग का मास M था तो पूरी रिंग का मास क्या था, 2M। मतलब 1/2 रिंग का मास M था तो पूरी रिंग का मास 2M आया था, ठीक है ना। सिमिलरली 1/x पोर्शन यानी कि 1/x ऑफ रिंग क्या है अपने पास, M है, तो पूरी रिंग का मास कितना होता, मास ऑफ फुल रिंग ये होता। अब मास ऑफ फुल रिंग पता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या होता है, ये होता है मास x इंटू M इंटू R का स्क्वायर। ये तो रिंग का है, हमें रिंग का चाहिए था क्या, हमको किसका चाहिए था, आर्क का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आर्क क्या हो जाएगा भाई। अब जो आर्क है वो बेसिकली क्या है, रिंग का कौन सा पोर्शन, 1/x पोर्शन है, ठीक है ना। खुद ही सोचो, जब अपने पास पूरी की पूरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था 2mr², हमें तो क्या चाहिए था, सेमी सर्कुलर रिंग का। सेमी सर्कुलर रिंग क्या है, पूरी रिंग का आधा, तो बाय 2 करना पड़ा था, बाय 2 करोगे 2 से 2 कट गया, ठीक है ना, तो mr² आया। सिमिलरली अपने पास पूरी की पूरी रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया गया xmr², हमें तो सिर्फ आर्क चाहिए, आर्क क्या है 1/x है, तो भाई 1/x करना पड़ेगा, तो x कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, mr²। समझ लग रही बात? दोबारा देखो, पूरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2mr², हमें तो आधी रिंग का चाहिए था, तो बाय 2 करना पड़ा, ठीक है ना। सिमिलरली हमारे पास पूरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया xmr² आया, हमें तो कितने पोर्शन का चाहिए, सिर्फ 1/x पोर्शन का चाहिए,
यानी हमें तो आर्क का चाहिए ना, आर्क क्या है 1/x पोर्शन, आर्क क्या है 1/x पोर्शन, तो हमें 1/x पोर्शन का चाहिए, तो हमने 1/x कर दिया, तो आंसर कितना आ गया mr²। ऐसे भी कर सकते हैं। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? बढ़िया, ठीक है ना। अब जल्दी से ऐसे डिस्क का देख लो, फिर खत्म करते हैं आज की सभा। ऐसे डिस्क का भी देख लो भाई, डिस्क का में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया कैसे है, ये मैं ड्राइव नहीं करा रहा, कोई जरूरत नहीं करने की, ठीक है। जैसा अपने पास समझो एक डिस्क है, ठीक है, एक डिस्क है अपने पास, एक डिस्क है अपने पास, ठीक है, ये लो, ये डिस्क है, ये उसका सेंटर ऑफ मास है, और अपने को क्या करना है, ये रेडियस है इसका, ये रेडियस है, अपने को इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है, ये एक्सिस, ये जो दिखाई पड़ रही है आपको पेन वाली एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि वो एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से तो पास कर रही है, और डिस्क के प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर, यानी कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो भाई क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने अभी आपको लिखवाया, कितना होता है सर, ये होता है mr²/2, ठीक है। अब मैं बता देता हूं इसको किया कैसे होगा। आपने क्या किया होगा, डिस्क को बहुत सारी छोटी छोटी रिंग्स में काट लिया होगा, तो किसी एक छोटी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो और उठा के इंटीग्रेट कर दो, तो अपने पास पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ जाएगा। समझ लग रही बात? लेकिन अपने को डेरिवेशन भी नहीं जाना, अपने को बस आंसर याद रखो, mr²/2 होता है। अब देखो काम की चीज क्या होती है, काम की चीज होती है अपने पास सेमी सर्कुलर डिस्क। अगर सोच रही अपने पास सेमी सर्कुलर डिस्क आ जाए, लो भाई सेमी सर्कुलर डिस्क, ये लो सेमी सर्कुलर डिस्क, ये सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर है, ये क्या है रेडियस r है, ठीक है, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? मास इसका भी m है, इसका भी मास m था, रेडियस r था। यहां पे मैंने क्या किया, मैंने एक सेमी सर्कुलर डिस्क ली, इसका मास m है, रेडियस r है। आपसे पूछा जा रहा इस एक्सिस के बाद बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो क्रॉस है ना, क्रॉस वाली एक्सिस, ये वाली एक्सिस, ये वाली एक्सिस जो कि बाहर की तरफ आ रही है, आपकी आंखों की तरफ आ रही है, इसके बाद बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो कैसे करोगे, वही तरीका, वही तरीका। आप क्या करो, मान लो कि ये डिस्क अगर पूरी होती, तो भैया अगर सेमी सर्कुलर डिस्क है, तो अगर ये m मास का है, तो ये भी कितना होता, m मास का होता, तो पूरी डिस्क का मास कितना होता, 2m होता, और रेडियस कितना है r²/2, ये तो पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता। भाई अगर एक डिस्क है, उसका मास पता है, उसका रेडियस पता, तो आंसर क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर/2। तो भाई ये m मास है, तो मैंने नीचे m मास अपनी तरह से इमेजिनरी और लगा ली, तो पूरी डिस्क बना ली, तो 2m इंटू r का स्क्वायर/2। लेकिन हमें क्या पूरी की पूरी डिस्क का चाहिए, नहीं, हमें तो सेमी सर्कुलर डिस्क का चाहिए, सेमी डिस्क का, ये इतने से पोर्शन के लिए चाहिए था, ये तो हमने अपनी तरफ से बनाया है आसानी करने के लिए, ठीक है, ये तो ट्रिक है। तो भाई इसका मतलब जो पूरी डिस्क थी, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसको अगर मैं बाय 2 कर दूंगा तो सेमी का आ जाएगा, तो बाय 2 कर दो भाई, बाय 2 करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा mr²/2। लो भाई इसका भी आंसर वही आ रहा है, ये इसका आंसर है। समझ लग रही बात, ठीक है, इतनी चीज क्लियर है कि नहीं? अब वैसे ही अब मैं क्या करूं, कुछ पोर्शन ले लूं, बस कुछ पोर्शन ले लूं, लो भाई पूरी डिस्क का कुछ पोर्शन ले लिया मैंने, थीटा एंगल। अब आपको आंसर पता चल गया होगा, आंसर कितना होगा इसका, इसका भी आंसर क्या आएगा अगर m मास का है, m मास का, रेडियस r का, ये सेंटर c है, ठीक है ना, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो जल्दी से बता दो इसका आंसर कितना आएगा। भाई इसका आंसर कितना आया, mr²/2, मास m था, रेडियस r था, आंसर mr²/2। इसका आंसर कितना आएगा, इसका भी बेटा आंसर क्या आएगा, mr²/2 ही आएगा। क्यों भाई mr²/2 आएगा, भाई ये जो है अपने पास, ये जो कहानी है, ये जो कहानी अपने पास, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये पूरी डिस्क का कुछ होगा पार्ट। मान लो जो पूरी की पूरी डिस्क होती, उसका कुछ पोर्शन होता है, ये 1/x पोर्शन होता, ठीक है ना,
1/x पोर्शन होता था, ठीक है ना। 1/x पोर्शन का जो मास है, ये जो अपने पास पोर्शन है, ये पूरी डिस्क का 1/x पोर्शन, ठीक है ना। तो 1/x पोर्शन का मास m है, तो पूरी डिस्क का मास कितना होता सर? x इंटू एम होता। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी डिस्क का क्या हो जाता है सेंटर के अबाउट? ये हो जाता है x इंटू एम इंटू आर स्क्वायर बाय 2। तो पूरी डिस्क का, हमें तो सिर्फ पोर्शन का चाहिए। पोर्शन 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 क्या है? पूरी डिस्क का 1/x है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका 1/x कर दो, तो बेटा बाय 2 इंटू 1/x mr स्क्वायर बाय 2 ही आएगा। बेटा इससे ज्यादा बढ़िया तरीके से और नहीं इसको समझा जा सकता। ये बेस्ट तरीका है यूनिटरी मेथड से, वरना आप इंटीग्रेशन में फंसे रह जाओगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, उसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम करेंगे और समाप्त करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, तब तक के लिए